सामाजिक स्थिति उन्नत हो। इसके लिए सरकार पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर कई योजनाएं लाती रहती है। तो वर्तमान में जैसे अभी बजट के अंदर गोपाल क्रेडिट कार्ड की योजना आई, तो उससे ये सब योजनाएं आपको एक एक कर बताई जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ ब्रीफ कर रहा हूँ आपको। तो जैसे गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जा रही है, इससे पहले किसान क्रेडिट कार्ड था, वो चल रहा था, वो भी आपको पता पड़ जाएगा तो धीरे धीरे क्या होता है। NLM EDP है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, तो उसके तहत मतलब बहुत बड़े आप उसका भी आप जानकारी प्राप्त करें। प्रत्येक पंचायत स्तर पर संस्थाएं खोलना है। पशुओं के कल्याण के लिए प्रधान ये निःशुल्क दवा योजना है। और हर पंचायत स्तर तक पशु चिकित्सा संस्था खोलने का सरकार का मानस है, और नए नए सब सेंटर खोले जा रहे हैं, हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं। तो ये आपको ये सरकार कर रही है। सॉर्टेड सीमन पर अनुदान बढ़ाया जा रहा है। अब ऊँटों की संख्या कम हुई, तो ऊँटों की संख्या को बढ़ाने के लिए भी सरकार ने प्रोत्साहन राशि दी। पहले 10,000 रुपए देते थे, अब 20,000 कर दिए। और ऊँट संरक्षण एवं विकास मिशन के नाम से एक नई मिशन बनाई है, तो वो ऊँटों के डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला खोली जा रही है। पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला खोली जा रही है जगह जगह। तो नंदीशाला, नंदी का मतलब मेल एनिमल, वहाँ मेल पशुओं को रखा जाएगा, ताकि जो आवारा सड़क पर घूमते हैं जिसकी समस्या खत्म हो। वो वंश को बचाने के लिए और संरक्षण करने के लिए, उनका संवर्धन करने के लिए सरकार निरंतर प्रयत्नशील है, और परिणाम उसके अच्छे आ रहे हैं। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर जो खड़ा हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? ताकि देश का आर्थिक विकास हो, तरक्की हो, लोगों को रोजगार मिले। तो इस तरह की ये पशुपालन जो अपना जो है, इसकी ये उद्देश्य है। अब एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक दो, कि एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। स्लाइड नेक्स्ट करेंगे सर? अभी मैं बोल दूंगा। एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट पैदा होते हैं वो पशुओं के काम आता है, और पशुओं से जो प्रोडक्ट पैदा होता है वो एग्रीकल्चर के काम आता है। तो इसीलिए खेती और पशुपालन का चोली दामन का साथ कहा जाता है। आप देखिए कि पिछले कुछ सालों में दक्षिण भारत में कुछ किसानों ने आर्थिक तंगी से आकर के आत्महत्या की, लेकिन अकाल की स्थिति में भी राजस्थान में कोई ऐसी घटना नहीं हुई। उसका कारण क्या था कि 70% जनता, 70% जनता हमारे गांव में रहती है, और वो पशुपालन के व्यवसाय से जुड़ी हुई है। तो पशुपालन से जो आय होती है वो निरंतर होती रहती है, दूध के द्वारा जो उनकी इनकम है। तो अपने आप को सस्टेन कर लिया है, मतलब लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने इस पशुपालन ने लोगों को भला किया, रोजगार दिया। और कभी ऐसी स्थिति नहीं आई अभी तक, हमने यहाँ सुनने को नहीं मिला कि साहब आर्थिक तंगी से किसी में दक्षिण भारत में ऐसी कुछ घटनाएं हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि आप कितने इम्पोर्टेंट विभाग के अंदर आए हैं, और इसमें आपको अपनी नैतिकता से जो सेवाएं देनी है वो तो है ही। अभी सेक्रेटरी साहब ने आपको बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में मतलब जो बताया वो बहुत ही प्रशंसनीय है। तो आशा करता हूँ आप सब लोग इसके लाभ उठाएंगे, और निश्चित रूप से ये ट्रेनिंग आपके लिए लाभकारी होगी। नेक्स्ट अनिल जी, नेक्स्ट। कौन सा आ गया? पोस्ट था ना? अच्छा, थोड़ा सा इसको नीचे करो। अब ये जो नेक्स्ट आप स्लाइड देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये विभाग में विभिन्न जो पद है उसके बारे में आपको अवगत कराया जा रहा है। पद तो और भी है बहुत, लेकिन आपके काम के अभी इस समय जो प्राइमरी नॉलेज के लिए यही ठीक है। तो इसलिए आपको ये पदों की जानकारी दी जा रही है। साथियों, आपको सबको पता है कि हमारे एनिमल हस्बेंड्री के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं माननीय श्री जोराराम जी कुमावत साहब हैं, और जो स्टेट मिनिस्टर है वो जवाहर सिंह जी सर है।
हैं। सेक्रेटरी साहब है हमारे डॉक्टर समीर शर्मा जी, इनका लेक्चर अभी मुझसे पहले आपको दिया है उन्होंने, हैं? और डायरेक्टर साहब है हमारे डॉक्टर भवानी सिंह जी हैं, तो आप जानते ही हैं, एक पद है डायरेक्टर का विभाग में, और उसी के समकक्ष दूसरा पद है आरएलडीबी में, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पद है राजस्थान लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड में, वो भी विभाग में निदेशक के समकक्ष पद है। तो इस तरह से विभाग में मतलब 2 निदेशक है, मतलब ये मान लीजिए। तो डायरेक्टर साहब का हो गया। इसके अलावा एडिशनल डायरेक्टर है हमारे 14 है, 14 पद है एडिशनल डायरेक्टर के। तो 7 एडिशनल डायरेक्टर तो अपने रेंज पर कार्यरत है संभाग स्तर पर। संभाग आपको पता है कि 7 संभाग है, जयपुर, जोधपुर, अलवर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर है। इस तरह से ये एक और है, 7 संभाग है, मतलब बीकानेर। तो 7 संभागों पर 7 अतिरिक्त निदेशक कार्यरत है, और बाकी की पोस्ट फिर निदेशालय में है। तो 14 पद जो एडिशनल डायरेक्टर के हैं, उसमें से 7 तो संभागों पर है और 7 निदेशालय में। ज्वाइंट डायरेक्टर की तीसरे पद पे है। तो ज्वाइंट डायरेक्टर 33 तो जिलों पर कार्यरत थे, और शेष रहे फिर निदेशालय में, लैब में और फार्म पर, सब इस तरह से जो कार्यरत है वो ज्वाइंट डायरेक्टर के पद है। डिप्टी डायरेक्टर के पद 282 ये पद कार्यरत है। ये आप जानते ही है कि ये हमारे डीवीएचओ लेवल पर भी है, और ज्वाइंट ऑफिस में भी है, और निदेशालय में भी है ये पद डिप्टी डायरेक्टर के। तो ये कार्यरत है। एसवीओ के पद है 1120 पद है, सीनियर वेटनरी ऑफिसर 1120 पद है। बीओ के 2474 पद है। एलएसए के 10,190 पद है। एआईओ सहायक सूचना अधिकारी असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर के 393 पद है विभाग में। और बीए वेटनरी असिस्टेंट पशु चिकित्सा सहायक के 1630 पद है। एनिमल अटेंडेंट 7334 ये पद है। पशु परिचर के 4157 पद है। 4th क्लास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिसको बोलते हैं वो 203 पद है। और लैब टेक्नीशियन के 386 पद है। तो दोस्तों ये सब तो आपका, अभी आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, आपने देख ही लिया होगा अच्छी तरह से, इनके नाम भी सुन लिए होंगे, लेकिन आपको संख्या भी पता होनी चाहिए, और कहाँ कहाँ ये लगे रहते हैं, कहाँ कहाँ कार्यरत है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और आगे आपको, जैसे आप वीओ की स्थिति पर आए हो, फर्स्ट स्टेप पर आए हो, आपको वही एसवीओ, डिप्टी, जॉइंट, इसी लेवल पर आपको आना है, एडिशनल लेवल। आगे की जो हायर जो पोस्ट है यही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पद कौन कौन से हैं। तो ये मुख्य हमारे पद है। अब मैं आपको जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है हमारी किस तरह की है, इसके बारे में, ये इन्हीं पदों से प्रशासन बनता है हमारा, तो मैं आपको वो थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखिए, हमारा जो स्टेट लेवल के ऑफिसर है, जो राज्य स्तरीय अधिकारी है, वो डायरेक्टर है। पशुपालन विभाग के जो एक डायरेक्टर है वो हमारे विभागाध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और ये स्टेट लेवल की बॉडी है। डायरेक्टर साहब का जो काम है वो आपको जैसे सबको पता है, लेकिन मैं थोड़ा और आपको समझा देता हूँ कि मॉनिटरिंग करना है। देखिए दोस्तों, मॉनिटरिंग एक बड़ी टर्मिनोलॉजी है। मॉनिटरिंग का मतलब काम की क्वालिटी को इंप्रूव करना, टारगेट पूरे करना, इंस्पेक्शन करना, नियंत्रण रखना नीचे की संस्थाओं पर, है? और मॉनिटरिंग प्लस सरकारी जो योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन में, सरकारी योजनाएं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, उनको इम्प्लीमेंट कराना नीचे के स्तर पर, ये निदेशक महोदय के मुख्य कार्य है। इस कार्य के लिए निदेशक महोदय निरंतर, जो हमारे सचिव है, सेक्रेटरी साहब है, मंत्री जी है, उनके संपर्क में रहते हैं, और वहां से जो पर्कुलेट होकर के योजनाएं और कार्यक्रम आते हैं उनको वो नीचे के स्तर पर पर्कुलेट करते हैं, वो वहां क्रियान्वित कराते हैं। तो
इस तरह से ये विभिन्न अपने मतलब जो गतिविधियां है, जो एक तरह मैनेजरियल मैनेजमेंट को संभालना है, ये स्टेट लेवल की पोस्ट डायरेक्टर की ये इनका मुख्य कार्य है। दूसरा, पहले तो ये तो स्टेट लेवल की व्यवस्था हो गई जो हमारे विभागाध्यक्ष। दूसरा जो व्यवस्था है, दूसरा टायर आ गया हमारा, मानिए कि एडीआर, एडिशनल डायरेक्टर रेंज, अतिरिक्त निदेशक क्षेत्र। ये जो है संभाग स्तर पर कार्यरत होते हैं। राजस्थान में अभी 7 संभाग है, तो 7 संभागों पर एक एक अतिरिक्त निदेशक प्रशासनिक अधिकारी का कार्य करता है। और ये 7 संभाग है: जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर। तो इस तरह से ये 7 संभाग है, और हर संभाग में 4-5 है जिले इस तरह से अधीन होते हैं एडिशनल डायरेक्टर रेंज के अंडर में। जो संभागीय अतिरिक्त निदेशक होता है उसके अंडर में 4-5 जिले होते हैं करीब। तो वहां वो उन जेडी के कार्यों का नियंत्रण करना, जॉइंट डायरेक्टर के कार्यों का नियंत्रण करना, फार्म मैनेजमेंट देखना, एलएसी ट्रेनिंग स्कूल को संभालना, मीटिंग आयोजित कर टारगेट अचीव करने में, अपने जिलों के टारगेट लक्ष्य अचीव करने में मॉनिटरिंग करना आदि कई कार्य हैं। एसीआर को मतलब फॉरवर्ड करना, और ये सारे कार्य कई जो आते हैं। तो ये अतिरिक्त निदेशक रेंज संभागीय स्तर की व्यवस्था। तो पहली तो राज्य स्तर पर व्यवस्था है, तो निदेशक। दूसरी संभाग स्तर पर अतिरिक्त निदेशक। और तीसरा जो प्रशासनिक जो लेवल है हमारा, वो जिला स्तर पर संयुक्त निदेशक, जॉइंट डायरेक्टर है। तो हमारे विभाग में कुल 47 पद है जॉइंट डायरेक्टर के, जिसमें से 33 तो जिलों पर कार्यरत थे, 33 जॉइंट डायरेक्टर। और कुचामन सिटी में एक डिप्टी डायरेक्टर कार्यरत थे। तो 33 जॉइंट डायरेक्टर जिलों पर कार्यरत थे। इसके अलावा जॉइंट डायरेक्टर लैब में, डायरेक्टरेट में और ऑफिस में कार्यरत है, ये आप जानते हैं। तो जॉइंट डायरेक्टर का कार्य क्या होता है कि जिले की व्यवस्था को संभालना। जिले की व्यवस्था को कैसे संभालना है, ये आप लोगों की जो सैलरी बनाते हैं, आप लोगों के टारगेट की मॉनिटरिंग करते हैं, आपके निरीक्षण करते हैं, आपकी मीटिंग आयोजित करते हैं। तो ये सारा आपकी छुट्टियां पास करते हैं, आपकी है आपका जो सारा जो आपका जो संबंधित कार्य निरीक्षण करना, प्रबंध करना, सारा जिले का जो दायित्व है ये जॉइंट डायरेक्टर का होता है। जॉइंट डायरेक्टर कलेक्टर के सीधा संपर्क में रहता है। जिस प्रकार से हमारे निदेशक महोदय सीधा सेक्रेटरी साहब के कॉन्टेक्ट में रहते हैं, इसी प्रकार से जॉइंट डायरेक्टर सीधा जो जिला कलेक्टर होता है उसके संपर्क में रहते हैं। और हर सप्ताह मीटिंग होती है, सप्ताह में 2-3 बार जिला कलेक्टर के यहाँ मीटिंग होती है, तो वहाँ जाना पड़ता है, अपनी प्रोग्रेस देते हैं, वहाँ से जो आदेश मिलते हैं वो हमें लागू कराना। और ये तो जिला कलेक्टर से इनका बहुत मतलब एफिलिटी बहुत रखनी पड़ती है। तो ये जॉइंट डायरेक्टर के कार्य है जो। तो जिला स्तर से नीचे अब आइए हम। तो अब चौथा जो लेवल है, स्तर है, वो हमारा है कि BVHO, ब्लॉक वेटनरी हेल्थ ऑफिस। ये क्या है कि ये कहाँ है, ये पंचायत समिति स्तर पर जो ऑफिस कार्यरत है, ब्लॉक लेवल पर जो ऑफिस है, उनको हम BVHO बोलते हैं। तो ये BVHO की जो पोस्ट है, 123 पोस्टों पर तो डिप्टी डायरेक्टर कार्यरत है, और बाकी की 229 पोस्टों पर सीनियर वेटनरी ऑफिसर कार्यरत है। इस तरह से ये 352 जो BVHO प्लस PDDL, BVHO के अलावा प्राइमरी डिस्ट्रिक्ट डायग्नोस्टिक लैब जो पिछले सालों में यह व्यवस्था बनी है, जो धीरे धीरे अपना मूर्त रूप लेगी। तो चौथा स्तर हो गया ब्लॉक लेवल का BVHO। अब 5वां स्तर आप आइए, ब्लॉक से नीचे जाइए, पंचायत समिति स्तर से नीचे ग्राम पंचायत का स्तर। ग्राम पंचायत स्तर पर हमारे पशु चिकित्सालय और उपकेंद्र कार्यरत है, जिसमें आप लोग लगे हैं अभी। तो आप ग्राम पंचायत स्तर पर लगे हैं आप लोग अभी जाकर। तो ये 5 टायर सिस्टम है हमारा विभाग का, जो प्रशासनिक व्यवस्था है
ये 5 स्तर की है। एक बार आपको और बता देता हूँ। तो जल्दी करो आप। अच्छा, 4 तो बच चुके। 4 बच्चों के आपके आधी 20 मिनट। अच्छा चलो ठीक है। एक सेकंड। अच्छा, एक सबसे जो ऊपर तो स्टेट लेवल के ऊपर तो निदेशक महोदय हो गए, संभाग स्तर पर अतिरिक्त निदेशक महोदय हो गए, जिला स्तर पर संयुक्त निदेशक, और पंचायत समिति स्तर पर बीवीएचओ, और ग्राम पंचायत स्तर पर आप लोग हैं, है ना। तो ये हमारा सिस्टम है पोस्ट का और प्रशासनिक व्यवस्था का। अब डिपार्टमेंटल इंस्टीट्यूशंस की संख्या आपको मैं बता दूं कि ये मैं बता दूंगा। आगे चलो आप। अच्छा, मेरी स्लाइड में भी है। चलो ठीक है, आगे चलो तो फटाफट अभी रिपीटेशन हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो संस्थाएं हैं इसके अंदर क्या क्या वो है। तो जैसे लेबोरेटरीज है अपने विभाग में, तो लेबोरेटरीज कहाँ कहाँ है, क्या उनके कार्य है। तो पहली तो है अपनी स्टेट डिजीज डायग्नोस्टिक लैब, जो राज्य स्तरीय है। राज्य स्तरीय है उसको अपन एसडीडीसी बोलते हैं, स्टेट डिजीज डायग्नोस्टिक लैब, जो कि जयपुर में कार्यरत है, 5 बत्ती इसका कार्यालय है। तो ये स्टेट लेवल की लैब है, और यहाँ पर जो सारे आप फील्ड से जो सैंपल आते हैं उन सब सैंपल्स का टेस्ट होता है। ब्लड, यूरिन, फीकल सैंपल है। ब्लड पैरासाइट के लिए टॉक्सिन्स का भी टेस्ट होता है लैब के अंदर। टॉक्सिन 3 होता है मुख्य, साइनाइड, नाइट्राइट और लैब। साइनाइड, नाइट्राइट और लेड, 3 जो टॉक्सिन्स है उनका टेस्ट होता है। मिल्क होता है मैस्टाइटिस के लिए, मिल्क सैंपल का टेस्ट किया जाता है। स्किन की जो स्क्रैपिंग होती है मैंच वगैरह के लिए, वो किया जाता है। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा ग्लैंडर्स, बर्ड फ्लू, एफएमडी और जो अन्य कई अनगिनत जो बीमारियां हैं जो पशुपालन के क्षेत्र में, उन सब का टेस्ट किया जाता है एचडीसी द्वारा। और एचडीडीसी से जहाँ कहीं आउटब्रेक होता है वहां भी जाकर के और सैंपल लाना, पोस्टमार्टम करना आदि का कार्य होता है। इसके अतिरिक्त जो लेबोरेटरी होती है, यहाँ से मतलब क्या प्रशिक्षण भी दिया जाता है जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट होते हैं ये। तो ये एचडीडीसी हमारी जो सबसे बड़ी लैब है जयपुर की, ये यहाँ कार्यरत है। एक है ये संख्या में। दूसरा है रीजनल डिजीज डायग्नोस्टिक लैब, क्षेत्रीय। क्षेत्रीय जो वो सब ये 6 है। कोटा, ये सब संभाग स्तर पर है। रीजनल जो लैब है, डिविजनल लैब जो कहलाती है, ये संभाग स्तर पर है। कोटा, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, इस तरह से ये 6 यहाँ कार्यरत है। ठीक है, जयपुर में रीजनल इसलिए नहीं है क्योंकि जयपुर में एचडीडीसी है, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये 6 आरडीडीसी हो गई, आप देख रहे हैं स्लाइड पर। अब डीडीएल, डिस्ट्रिक्ट लेवल की लेबोरेटरी है ये, डिस्ट्रिक्ट डिजीज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी। ये 27 संख्या में है। इनमें भी कार्य वही होते हैं जो एचडीडीसी में होते हैं, वही रीजनल में होते हैं, वही डिजीज डीडीएल में होते हैं। थोड़ा बहुत फर्क होता है। बाकी जो एचडीडीसी है वो मॉनिटरिंग करता है सब लैब्स की, रीजनल की और डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो लैब्स है इनकी सबकी जो ये कंट्रोल बॉडी है एचडीडीसी होता है। तो 3 तरह की लैब आपको बताई मैंने, एचडीडीसी, आरडीडीसी और डीडीएल। अब चौथा आप आइए, चौथा है बीपी लैब जयपुर। ये है स्टेट लेवल की लैब है और एक है जयपुर में। इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से 3 वैक्सीन का प्रोडक्शन होता है, एचएस, बीक्यू और ईटी। 3 तरह की जो ये वैक्सीन है, इनका प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा शीप बॉक्स और पीपीआर को ये प्रोक्योर करते हैं। प्रोक्योर मतलब खरीदते हैं, बनती नहीं है यहाँ। 3 ही बनती है वैक्सीन मेनली, और पीपीआर और शीप बॉक्स को प्रोक्योर करके और जिलों में फिर आगे सप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप आइए न्यूट्रिशन लैब। बीपी लैब के बाद न्यूट्रिशन लैब, तो ये भी स्टेट लेवल की एक जयपुर में है अभी कार्य। इस लैब का जो कार्य है तो फीड टेस्टिंग है, क्वालिटी ऑफ फीड को टेस्ट करता है। क्रूड फाइबर कितना है, क्रूड प्रोटीन कितनी है, मॉइस्चर कितनी है, उसमें ऐश कितनी है, खराब तो नहीं है, उसकी स्मेल, रंग, गंध वगैरह सब देख करके
और ये न्यूट्रिशन लैब है जयपुर में एक, ये फीड टेस्टिंग लैब है एक, ये लैब है एक, है पोल्ट्री लैब जयपुर में। तो ये पोल्ट्री डिजीज के बारे में टेस्टिंग करती है, जैसे गम्बोरो डिजीज हुई, बर्ड फ्लू हुई और कोक्सीडियोसिस हुई, जो भी पोल्ट्री के डिजीज है उन सबके लिए टेस्ट यहाँ होते हैं और बर्ड्स का पोस्टमार्टम किया जाता है। और जो पोल्ट्री ब्रीडर्स हैं उनको एडवाइस देते हैं कि भाई आप ये सावधानियां रखिए, ये कार्य कीजिए ताकि पोल्ट्री फीड को बचाया जा सके। तो पोल्ट्री लैब हो गई। इसके अलावा एक लैब है वूल टेस्टिंग लैब बीकानेर। ये भी एकमात्र लैब है जो कि स्टेट लेवल की, जो कि बीकानेर की में है। तो ये ऊन की क्वालिटी को टेस्ट करता है, स्टेपल लेंथ कितनी है, क्रिम्प कितना है, मेडुलेशन कितना है, ये कई उसके बेसिस पर ग्रेडिंग करते हैं, ऊन की ग्रेड करते हैं। तो ये वूल टेस्टिंग लैब है। तो इस प्रकार से लेबोरेटरी हो गई, HTTC, RDDC, DDL, BP, न्यूट्रिशन लैब, पोल्ट्री लैब, वूल टेस्टिंग लैब, ये हमारे मुख्य लेबोरेटरीज है। नेक्स्ट। आप बहुत लंबा लंबा ले रहे हो। अच्छा, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, मेरा तो बहुत लंबा है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसके बाद में। तो देखिए अपने यहाँ पर एक तो जो सब पहले जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये आपके पहले नंबर पर है कि पोल्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अजमेर में है। तो यहाँ पर 7 दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के, और 2 वीक की ट्रेनिंग दी जाती है पोल्ट्री ब्रीडर्स को। तो ये आपको भी मौका मिलेगा यहाँ ट्रेनिंग करने का। तो पहली लैब तो है पोल्ट्री लैब अजमेर। दूसरी है RSLMTI जयपुर, राजस्थान स्टेट लाइव स्टॉक मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन संस्थान जयपुर, ये लेबोरेटरी है। तो इसका जो कार्य है ये फाउंडेशनल प्रोग्राम देना है ऑफिसर्स के लिए 15 दिन का। इसके अलावा वाइस में ट्रेनिंग देते हैं ये। इसके अलावा AI ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ, फाइनेंशियल जो ट्रेनिंग दी जाती है मैनेजमेंट की, फाइनेंस से संबंधित, जो स्मॉल एनिमल लार्ज एनिमल में सर्जरी की ट्रेनिंग दी जाती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग मिलती है यहाँ, AI की ट्रेनिंग मिलती है। जो मैत्री कार्य करता है जो ग्रामीण स्तर पर, तो मैत्री कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाती है। और इसी प्रकार शीप, गोट, काऊ, बफेलो, कैमल, गोट्स, इनके रियरिंग की बीमारियां और इसे मैनेजमेंट आदि के संबंध में RSLMTI बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है हमारा। और यहाँ बहुत अच्छा गार्डन और लॉन बहुत अच्छा लगा हुआ है, और उसके अंदर आपको भी कभी बुलाया जाएगा तो यह इसका लाभ आप भी लेंगे। तो RSLMTI के बाद में आते हैं LSA ट्रेनिंग। देखिए साथियों, LSA का जो कोर्स है 2 साल का जो डिप्लोमा कोर्स होता है, 2 years एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम फॉर लाइव स्टॉक असिस्टेंट। इसके लिए हमारे पास में विभाग में 4 इंस्टीट्यूट है, एक जयपुर में है, एक कोटा में है, एक जोधपुर में है और एक उदयपुर में है। ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स कराता है LSA का, ये आप साइट पर देख रहे हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक है पोल्ट्री फार्म खातीपुरा, यहाँ भी 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, पोल्ट्री फार्मर्स को दी जाती है और अपने डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स को दी जाती है। तो इस प्रकार से ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आ गए, मतलब अपने विभाग के जो 7 मुख्य है, इसके बारे में आपको बता दिया। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बाद फार्म्स, फिर आता है फार्म्स आते हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि फार्मों के बारे में मेन ये है कि हमारे विभाग में जो फार्म हुआ करते थे, जहां पर फुल रियरिंग फार्म होते थे, शिप रियरिंग फार्म होते थे, गोट रियरिंग, भैंसों के फार्म, लेकिन कालांतर में हुआ क्या कि ये अनइकोनॉमिक होते चले गए और अभी यहाँ पर पशु नहीं रखे जा रहे। पूर्व काल में इसमें पशु रख करके और उन्नत नस्ल के नर सांड और बकरे और भैंसा पाडा ये वितरित किया जाता था, लेकिन अभी ये कार्य नहीं हो रहा यहाँ पर।
अभी इन फार्मों के ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जा रहे हैं। तो पहला फार्म तो मैं आपको बताऊं CRS GRS। अब आप देख रहे CRS क्या है, कैटल रियरिंग स्टेशन, GRS गोट रियरिंग स्टेशन। तो ये कुम्हेर में है, कुम्हेर में भरतपुर में है। तो ये 3 दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है फार्मर्स को, ताकि वो एनिमल हस्बेंड्री प्रोग्राम्स की जानकारी ले सके और पशुओं को उन्नत तरीके से पाल सके। तो पहला फार्म तो है हमारा कुम्हेर भरतपुर में। दूसरा फार्म है पिग फार्म अलवर। तो पिग फार्म अलवर है, ये भी 3 दिन की ट्रेनिंग देता है। पोल्ट्री पिग्स की देता है, पिग्स रियरिंग के संबंध में, पिग्स मैनेजमेंट के संबंध में देता है। तीसरा है खातीपुरा पोल्ट्री फार्म जयपुर। तो ये 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करता है, डॉक्टर्स के लिए भी और पशुपालकों के लिए भी। चौथा है बफेलो फार्म बाकलिया दाडनू नागौर में। नागौर में बफेलो फार्म है, ये पहले पार्टी वितरित किया करते थे, लेकिन आजकल यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालित किए जा रहे हैं यहाँ भी। पांचवा है CRS नागौर। CRS नागौर मतलब कैटल रियरिंग स्टेशन नागौर। तो यहाँ भी 3 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये रामसर अजमेर है, तो यहाँ भी CRS GRS है, कैटल रियरिंग और गोट रियरिंग की। तो यहाँ भी अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जा रहा है, अभी पशु यहाँ भी नहीं है। और सातवां है फतेहपुर सी फार्म सीकर। तो फतेहपुर सी फार्म में यहाँ पर अभी भेड़े है, करीब 750-800 भेड़े हैं यहाँ पर इस समय। और चोखला चोखला मगरा लाली भूगल दुम्बा, दुम्बा एक नई नस्ल है, उस नस्ल की भेड़े वहाँ मौजूद है। और यहाँ पर उन्नत नस्ल के मेंढे, उन्नत नस्ल के जो रैम है वो वितरित किए जाते हैं पशुपालकों को, और ट्रेनिंग आयोजित किए जाते हैं। तो मुख्य रूप से यही जो मतलब जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि विभाग की जो संस्थाएं हैं और स्ट्रक्चर किस तरह का है ऑर्गेनाइजेशन का, मैं आपको मुख्य जानकारी यही दी है। आपको ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। मैं आपका फिर आपका स्वागत करता हूँ। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा दोस्तों, डिपार्टमेंट में आप आए हो कि अच्छे इंसान हो तो अच्छे इंसान बनो। मैं एक शेर कहना चाहूंगा गालिब का कि बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना, कि आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। फिर दोबारा सुनिए कि बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना और आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। इसका तात्पर्य सीधा सा यह है कि वैसे तो काम होने में बड़ी दिक्कत आती है, बहुत मुश्किल है कोई काम करना, लेकिन आदमी अगर इंसान बन जाए तो हर काम आसान हो जाए। मैं इसी बात के साथ अपना जो ये सेशन है समाप्त करता हूँ। उन्हें आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद विभाग में, और ढंग से काम करिए और ढंग से रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मेरा प्रेजेंटेशन होगा अभी 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 रुको एक मिनट, मैं बोलूं जब तब करना। थैंक यू प्रवीण सैन साहब, आप हमारे बीच में अतिरिक्त निदेशक के पद पर हैं। निदेशालय में आप स्वास्थ्य का और प्रोडक्शन का, माइग्रेशन का, पोल्ट्री का पूरा काम आप ही देखते हैं। आपने काफी अच्छी जानकारी विभाग के सेटअप के बारे में दी है। मेरा आप सभी अधिकारियों से निवेदन है कि आप सभी अपने नोट्स बनाएं। एक कॉपी ले लें, रजिस्टर ले लें। कॉलेज में बनाए थे वैसे नोट्स, ज़्यादा दिन नहीं, 15 दिन चलेगा ये प्रोग्राम, लेकिन आगे आपके लिए पूरी जिंदगी काम आएगा। मैं डॉक्टर आनंद सेजरा, निदेशालय पशुपालन में अतिरिक्त निदेशक के पद पर हूँ। मेरे पास प्लान, मॉनिटरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग, विधानसभा का कार्य, सारी बैठकें, और मैं राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड का CEO भी हूँ।
आज जो मैं ये जानकारी दूंगा आप नोट्स बना लें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका ये आज का लिखा हुआ आपका जो पेपर होगा लास्ट डे, उसमें से काफी कुछ इसमें से निकल के आएगा। ऐसे तो काफी जानकारियां आपको डॉक्टर सैन ने दी है, फिर भी आपको कुछ ऐसी प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं जानकारी देना चाहूंगा एक बार। लेकिन मैं आपको एक, जब नौकरी में लगा था उसके संबंध में ही बताऊं आपको। जब हम लगे थे तो मुझे भी कुछ हमारे कॉलेज वालों ने, प्रोफेसर्स ने और हमारे सीनियर्स ने जानकारी दी थी, है ना। वो अभी तक हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है। मैं आपको भी बताना चाहूंगा, एक तो आप अपना रिकॉर्ड हमेशा मेंटेन करके रखिए, कल के ऊपर नहीं टालें। रिकॉर्ड का मतलब ये नहीं है कि सरकारी रिकॉर्ड, आपका पर्सनल रिकॉर्ड भी, चाहे आपकी मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो, कोई आप ट्रेनिंग लेते हो, कुछ भी आपके पास रिकॉर्ड है, आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट है, आपके ट्रांसफर रिपोर्ट, ट्रांसफर के ऑर्डर होते हैं, या किसी भी तरह का कोई सरकारी कागज आपको मिलता है, कोई सर्कुलर मिलता है, कोई सीनियरिटी लिस्ट आएगी आपकी, इस तरह के जो भी कार्य कागज आपको मिले एक फाइल बनाए। आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, हम सोचते हैं व्हाट्सएप पे पड़ा है काम आ जाएगा, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है आप अपनी पर्सनल फाइल भी बनाएं। अभी भी कई अधिकारियों ने ज्वाइन तो करा हुआ है लेकिन ध्यान नहीं है, इस लेक्चर की उपयोगिता अभी भी समझ नहीं रहे। अभी भी कई अधिकारियों ने अपना वीडियो बंद कर रखा है। ये आपकी मतलब गंभीरता बताता है कि आप कितने गंभीर हैं इसके लिए, क्योंकि ये आपको एक अच्छा मौका मिला है विभाग को समझने के लिए, आपकी उपयोगिता, आपसे कैसे पशुपालक को आप लाभान्वित कर सकते हैं, विभाग को के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं, उसी के लिए रखा है। एक और मेरा प्रेजेंटेशन देने से पहले मैं आपको बताऊंगा, मेरी भी इतने साल की नौकरी हुई, अप डाउन करने से रुके, मजबूरी में आप करें, है ना। ज्यादातर हो सके तो आप अपने हेडक्वार्टर पे ही रहें, कोशिश करें, है ना, कोशिश करेंगे आपका आउटपुट डबल हो जाएगा, टेंशन नहीं रहेगी। होता ये है, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि हम जब अप डाउन करते हैं, जल्दी के चक्कर में घर से भागते हुए आते हैं, एक हैबिट हो जाती है, टेंशन में आते हैं, टेंशन में ही जाते हैं, पीछे से आ जाएगा कोई देखेगा, कभी इमरजेंसी में केस आ गया तो, है ना, पीछे से हमारे साहब आ गए चेक करने तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में आपके न तो आप अपने घर का ध्यान रख पाएंगे, न ऑफिस का ध्यान रख पाएंगे। मेरी आपसे फिर से गुजारिश है कि आप अप डाउन कम से कम करें, हो सके तो हेडक्वार्टर पे ही रहें, तो आपकी एफिशिएंसी डबल हो जाएगी। पशुपालकों से संपर्क बनाना जरूर रखें। मैं अपनी नौकरी के बारे में बताऊंगा। मैं जब लगा था तो हमारे 91 की बात है, हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन नहीं करते थे। वो नहीं करने का मतलब बिल्कुल नहीं करते थे, वो डिस्ट्रॉय कर देते थे और कहते थे कि वैक्सीनेशन करेंगे तो हमारे प्राइवेट प्रैक्टिस कैसे चलेगी, आउटब्रेक नहीं होंगे तो हमारी इंपॉर्टेंस नहीं बनेगी। फिर मैंने वैक्सीनेशन स्टार्ट किया, तब गांव वालों ने ये कहा कि साहब आप आए हैं क्या अधिकारी, है ना, पशुओं में भी वैक्सीनेशन होता है क्या। गांव वालों को ये पता ही नहीं था कि पशुओं का भी वैक्सीन आता है। तो ऐसे में आप लोग संपर्क स्थापित करें, चाहे आपके जहाँ स्थान है वहां पर स्कूल हो तो स्कूल में भी मास्टर साहब कौन है, प्रिंसिपल कौन है, बैंक के मैनेजर कौन है, सरपंच साहब कौन है, वार्ड पंच कौन है, या और भी कोई कार्यालय हो तो उनके अधिकारी कौन है, उनके साथ संपर्क स्थापित करें। वो संपर्क स्थापित किया हुआ आगे जाके आपके बहुत काम आएगा, ड्यूटी सर्विस में भी काम आएगा, बाद में भी काम आएगा। हो सकता है वहां पर हेल्थ ऑफिसर जो लगे हों पीएचसी पे, मेडिकल ऑफिसर हैं, कोई भी है, तो वो भी आपके कॉन्टेक्ट आगे तक काम आएंगे, इसलिए आपको मैं बताना चाहूंगा। सेक्रेटरी साहब ने भी यही बात कही कि आप कार्य में पारदर्शिता रखें, ईमानदारी से काम करें, आपके एफर्ट्स पूरे दिखने चाहिए, बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे आप, अच्छा ही होगा। कई बार क्या होता है, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि छोटा सा जब कोई आउटब्रेक होता है ना, तो हम उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। कौन सी मीटिंग? छोटा सा आउटब्रेक होता है, हम उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, बाद में पता चलता है कि वो बड़ा आउटब्रेक हो गया। हमसे जो एफर्ट होते हैं हमें करना है, साथ ही साथ सूचना देनी है ऊपर वालों को। मान लीजिए हमने सारे गांव में वैक्सीनेशन किया, लंपी का वैक्सीन, फिर भी लंपी के 2 केस आ गए,
हम उसको सेग्रीगेट करेंगे, आइसोलेट करके उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन हमारे उच्च अधिकारी को तुरंत दे देंगे कि साहब ऐसे ऐसे हुआ था और मैंने उसको ऐसे कर दिया है, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है और मैंने ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर दिया है और स्थिति कंट्रोल में है। कल को क्या होगा, इन केस यदि वो आउटब्रेक कोई और रूप लेता है तो आप कह सकते हो कि साहब मैंने मेरा एफर्ट किया, समय पे इलाज किया और आपको सूचित भी किया। होता पेपर में आता है, दूसरे दिन घूमता फिरता इतनी सी बात बड़ी होके आ जाती है, तो हमारी विभाग की भी बदनामी होती है, हमारे कार्य की पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ऐसे में आप कभी भी ये ना सोचे कि उच्च अधिकारी क्या कहेंगे कि आउटब्रेक क्यों हो गया, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, है ना। हमारे एफर्ट होने के बावजूद यदि आउटब्रेक होता है, किसी भी तरह की कोई दुर्घटना होती है, तो आपको ये सूचना ऊपर वाले अधिकारी को देनी होती है। उससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि वहाँ स्थिति सही नहीं है, हमें और कोई एहतियात बरतनी हो, या वैक्सीन सप्लाई करनी हो, मेडिसिन सप्लाई करनी हो, मैन पावर की आपको आवश्यकता हो तो मैन पावर देनी हो, या कोई विशेष टीम को भेज के सैंपल लेने हो, तो वो सब काम हम आगे होके करवा सकते हैं, समय रहते करवा सकते हैं। लेकिन आप लोग अपने सीनियर्स, कई लोग सीनियर्स भी ऐसे करते हैं, छुपाते हैं सूचना देना, लेकिन ऐसे में कभी भी नहीं ऐसी सूचना छुपानी चाहिए। एक बात और, जैसे आगे सेक्रेटरी साहब ने भी कहा था कि आपको कार्य में संतोष कब आएगा, संतोष जब आएगा, जो भी कार्य आप करते हो सेवा भाव से करेंगे, उसमें सेवा जुड़नी चाहिए, मन में भाव आना चाहिए कि ये काम मैं कर रहा हूं, इसमें भगवान ने मुझे इस काम के लिए भेजा है और मुझे ये काम करके खुशी मिल रही है, तभी हमें कार्य का संतोष मिलता है। जॉब सेटिस्फेक्शन बोलते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन तभी होता है जब उसमें हम सेवा जोड़ते हैं। केवल ऐसा नहीं कि हम सैलरी लेने के लिए काम कर रहे हैं, हमें सेवा के साथ काम करेंगे तो एक अलग ही आनंद आता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक आप कंप्यूटर भी सीखें, कंप्यूटर आज के जमाने में बहुत ज्यादा नेसेसिटी वाला हो गया है, उसके बिना मैं सबको ये कहता हूँ कि कितनी भी पढ़ाई कर ली, यदि कंप्यूटर नहीं आता है आपको, तो आज के जमाने में आप क्या है, अनपढ़ है। सीखना तो चाहिए ही, कुछ भी चीज नई सीखने को मिले तो सीखनी चाहिए, लेकिन कंप्यूटर कोई हुआ नहीं है, मतलब बहुत वो नहीं है, नहीं आ सकता, सब कुछ आता है, आ सकता है। प्रयास करें, कंप्यूटर की सारी नॉलेज नहीं तो थोड़ी बहुत काम चलाओ तो नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज इज पावर, ये सबको पता है। आप जितनी नॉलेज आप विभाग की लें, सरकारी कर्मचारी होने के नाते आपको सारे एक्ट रूल्स सबकी नॉलेज होनी चाहिए। ये सब चीजें आप, मुझे लगता है कि आप प्रॉपरली करेंगे। अभियान चल रहा है, जैसे आपको पता है, एक सफाई का अभियान चल रहा है ना। हम शुरू से आदत डालेंगे सफाई के लिए, तो आप खुद भी सफाई से रहेंगे, दूसरे अपने स्टाफ को भी आप कहोगे कि सफाई से रहो, और पूरा विशेष रूप से ध्यान रखें कि सफाई रखेंगे तो आपका आधी से ज्यादा जिंदगी जो आपके कार्यस्थल पे गुजरती है, वहां साफ सफाई रखेंगे, 10 20 50 रुपए खर्चने पड़ जाए अपनी तरफ से, खर्च के भी आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं अब छोटी सी टिप्स के साथ में अब मेरा प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। आप सभी अधिकारी खूब नॉलेज वाले हैं, एक्सपीरियंस वाले हैं, लेकिन विभाग क्या है उसके बारे में थोड़ी आपको नॉलेज में दूंगा। आप उसमें से जरूर मेरी बात आप मान लें कि एक आप का जो ग्रुप बना है, ट्रेनिंग मटेरियल जो उसमें डल रहा है, उसको पर्सनली आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो उसमें इकट्ठा कर लें। नहीं तो क्या होगा, इतने मैसेज उसमें आ रहे हैं, आपका कोई लेक्चर ढूंढना होगा या कोई टॉपिक उसमें देखना होगा, कोई पॉइंट उसमें ढूंढना होगा, तो नहीं देख पाएंगे। तो जैसे ही कोई नया टॉपिक आता है, मान लीजिए मेरा ही अभी प्रेजेंटेशन मैंने उसमें डाला है, तो वो प्रेजेंटेशन आप उसको अलग से निकाल के अपने ग्रुप में रख लें। आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप खुद का भी पर्सनल बन सकता है, तो उसमें आप पर्सनल में ट्रांसफर कर लें, और फिर कभी जब टाइम मिले तब उसको दोहरा लें, या जब आपका एग्जाम होगा तब उसमें भी आप दोहरा सकते हैं। तो शुरू करता हूँ मेरा अपना प्रेजेंटेशन, इसको बड़ा कर दूंगा नीचे से। हाँ, ये आपको एक फोटो दिख रही है, इसमें हमने दो फोटो को जोड़ के एक फोटो बनाई है। एक तरफ गाय है, ये गाय के कान में कुड़क लगी हुई है, टैग लगा हुआ है, इतनी अलर्ट गाय है, हेल्दी गाय का वो दिखाया है।
हेल्दी गाय कैसी होनी चाहिए उसका एक छोटा सा उदाहरण है। और साथ में महिला है, एक महिला, उसके यहाँ 3 बछड़े पैदा हुए हैं। एक तो देसी नस्ल का है, एक गिर नस्ल का दिख रहा है, या साहिवाल का भी हो सकता है, एक क्रॉस ब्रीड और पीछे बफेलो का है। महिला को ऑब्जर्व करें कितनी खुश नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि उसको उसके यहाँ एआई से अच्छे नस्ल के बछड़े पाड़े पाड़ी पैदा हुए। महिलाओं का रोल पशुपालन में बहुत अधिक है। अधिकतर कार्य 70 से 80% कार्य पशुपालन का महिलाएं करती हैं। इसलिए ये महिला को हमें खुश रखना है। महिला जब खुशी होगी क्योंकि उसको अच्छी सेवाएं पशुपालन विभाग से मिलेंगी, समय पे मिलेंगी, तभी होगी खुशी। ये हेल्दी पशु जब होगा तो पशुपालक भी खुश नजर आता है। तो एक छोटा सा एक फोटो के रूप में मैंने आपको ये दिखाया है। नेक्स्ट। पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई? पहले ये एग्रीकल्चर में हुआ करता था। पशुपालन विभाग को एग्रीकल्चर में से 11 जुलाई 1957 के अंदर ये अलग हुआ पशुपालन। उस समय पशुपालन और फिशरी भी इसमें जुड़ा साथ ही होता था। 84 के अंदर फिर फिशरी डिपार्टमेंट भी अलग हुआ। उससे पहले 64 में शीप एंड वूल डिपार्टमेंट पशुपालन से अलग हुआ, फिर बाद में मर्ज हुआ। तो ऐसे जब एग्रीकल्चर से हम अलग हुए थे तब हमारे साथ में फिशरी भी था, शीप एंड वूल भी था, पशुपालन भी था। उसके बाद में ये धीरे धीरे अलग हो गए। शीप एंड वूल डिपार्टमेंट बंद हुआ, फिर वापिस पशुपालन में हम आया। तो स्थापना 57 में हुई। और लक्ष्य जो है पशुपालन विभाग का, कोई भी काम शुरू करते हैं वो हमारे को लक्ष्य पता होना चाहिए। पशुपालन का लक्ष्य जो है पशुपालक की आय में नियमित वृद्धि करना है, वृद्धि नहीं करना है, नियमित। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार आय में वृद्धि कर दी तो ये खत्म हो गई, ऐसा नहीं है, नियमित वृद्धि करना है। उसके लिए हम आज ट्रेनिंग कर रहे हैं। हो सकता है वैक्सीनेशन करते हैं, नस्ल सुधार का कार्य करते हैं, ट्रीटमेंट का काम करते हैं। अल्टीमेट गोल हमारा क्या है? पशुपालक की आय में नियमित वृद्धि करना। जब हम नियमित वृद्धि करेंगे तो ही पशुपालन विभाग की अहमियत है, नहीं तो ये पशुपालन विभाग की कोई मतलब ही नहीं है। उसके लिए हम सब मिलके आज हम यहाँ बैठ के कोई रूपरेखा तैयार करते हैं या आप अपने गांव में अपने एरिया में काम करते हैं। गोल हमारा यही है कि पशुपालक की आय में कैसे वृद्धि हो। गणना के आंकड़े आपको सैन साहब ने बताए थे, मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहता। आपको छोटा सा परिचय बता देता हूँ। टोटल 567 लाख पशुधन है। ये 20 पशुगणना की हर 5 साल में पशुगणना होती है। इस साल फिर पशुगणना होगी, नस्लवार होगी, ऑनलाइन होगी। आप लोग का रोल ये है पशुगणना में कि आप सुपरवाइजर हैं उसके। आपके अंडर में जो पशुधन सहायक हैं वो पशुधन सहायक एनुमरेटर हैं। वो एनुमरेशन का काम वो करेंगे और आप सुपरवाइजर हैं। दोनों को मिलके पशुगणना का कार्य संपन्न करना है। पशुगणना का काम वैसे तो सितंबर की 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला था, मगर भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ये होती है। पूरा पैसा भारत सरकार देती है। इसमें अब इसमें जो ऐप बनी है ऑनलाइन के लिए उसमें थोड़ी सी अड़चन आ गई थी, अब वो दूर हो गई है। मुझे उम्मीद है कि 15 अक्टूबर से ये शुरू हो जाएगा। और 15 अक्टूबर वैसे भी पशुगणना पिछली बार जितनी भी हुई थी वो 15 अक्टूबर को ही होती थी। 15 अक्टूबर को रेफरेंस डेट बोलते हैं। पशुगणना 2019, कोई भी पूछेगा पशुगणना 2019 का मतलब 1 जनवरी को पशु इतना थे या 31 दिसंबर को थे, आप बताइए। तो ये होता है रेफरेंस डेट। 15 अक्टूबर रेफरेंस डेट होती है। तो पशुगणना की भी इस बार पशुगणना 15 अक्टूबर से ही प्रारंभ होने की मुझे उम्मीद है। तो यह रेफरेंस डेट 15 अक्टूबर आएगी और ये 3 महीने तक चलेगी। 3 महीने बाद ये कंपाइलेशन होगा और फिर ये रिपोर्ट पब्लिकेशन का कार्य आपको मैं बता दूं, ये भारत सरकार का होता है। आपने पशुगणना करी, आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो पशुगणना के आंकड़े आप रिलीज करें कि मेरे गांव में इतने पशु हैं, मेरे जिले में इतने पशु हैं, मेरे ब्लॉक में इतने पशु हैं। हमें रिलीज नहीं करने हैं। भारत सरकार अलाउ नहीं करती है। भारत सरकार पूरा इसको देख के अच्छी तरह से सेटिस्फाई होने के बाद रिलीज करती है। इसलिए हमें रिलीज नहीं करना है। किसी पत्रकार को किसी को ये सूचना नहीं देनी है, आप तक ही सीमित रखना है। बात आई सकल घरेलू आय में हमारा योगदान क्या है। सकल घरेलू आय होती है कि टोटल
जो आय सरकार को होती है उसमें पशुपालन और पशुपालन से संबद्ध जितनी भी एक्टिविटीज हैं उससे क्या इनकम होती है, तो वो है 13%। आपको मैं बता दूं 27% इनकम एग्रीकल्चर एंड एलाइड से होती है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड का मतलब ये होता है पशुपालन, एग्रीकल्चर, फिशरी सबको मिला के लगभग 27% इनकम होती है, और उसमें से राजस्थान में 13% इनकम केवल पशुपालन से होती है। बहुत बड़ा है, लगभग 50% एग्रीकल्चर की है तो 50% हमारी है। तो ये बड़ा हमारा दायित्व है और हमें समझना चाहिए कि ये पशुपालन कितना बड़ा सेक्टर है। उत्पादन का में योगदान, जैसे आपको सैन साहब ने भी बताया था, दूध उत्पादन में हम सेकंड नंबर पे हैं। इंडिया का हर 7वां गिलास दूध का राजस्थान से आता है। आपको ये भी पता होगा इंडिया जो है दूध उत्पादन में वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे है। इसी तरह मांस उत्पादन की बात करें तो मांस में राजस्थान में तो स्लॉटर हाउस ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे हैं, लेकिन बड़ा कोई स्लॉटर हाउस मैकेनाइज्ड नहीं है जो कि एक्सपोर्ट कर सके मीट को। इसलिए यहाँ से लाइव एनिमल लगभग 40,000 लाइव एनिमल शीप गोट प्रतिदिन एवरेज जो है राजस्थान से बाहर जाता है कटने के लिए। तो इस तरह हम देखा है तो मांस उत्पादन में हमारा 33% योगदान है, जो कि प्रथम है। ऊन में भी हम फर्स्ट नंबर पे हैं। वैसे भेड़ों की संख्या में हम पीछे रह गए। किसी समय में हम भेड़ों की संख्या में फर्स्ट नंबर पे हुआ करते थे, लेकिन अब उसकी ऊन की वैल्यू कम हो गई। सिंथेटिक वूल आने के बाद जब ये देखा गया कि जो नेचुरल वूल है ये इसकी डिमांड कम हो गई, तो राजस्थान में भेड़ पालन कम हो गया और बकरी पालन बढ़ता गया। क्योंकि पशुपालक इतना होशियार है कि उसको कहने की जरूरत नहीं है, उसको वो ये देखता है कि मुझे लाभ किससे ज्यादा मिलता है। तो वो उसको जब ये पता चला कि भेड़ या बकरी किस में ज्यादा फायदा होगा, बकरी में फायदा होगा, बकरी पालन करने लगे। तो इस तरह हम देखेंगे तो लगभग 46-48% तक हमारा ऊन का उत्पादन इंडिया में। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता भी आपको जैसे बताई थी, इंडिया की औसत 444 ग्राम है, जबकि राजस्थान में दूध की उपलब्धता जो है 1150 ग्राम है पर डे पर पर्सन है। और सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा तथा दैनिक आय का ये बहुत बड़ा स्रोत है। सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का मतलब ये होता है कि ये गांव के रोज की इनकम में ये आपको वो देता है, और जब रोज की इनकम के लिए खर्चा निकलता है इससे, तो धीरे धीरे पशुपालक का, किसान की आय बढ़ती है, तो उसको एक सिक्योरिटी मिलती है। जब उसके घर में 4 पशु खड़े होते हैं तो उसको ये सिक्योरिटी रहती है कि मेरे पास कभी भी कोई ऐसा काम पड़ गया, कोई घर में सारी बीमारी हो गई, कोई शादी आ गई, कुछ हो गया, तो एक भैंस बेच दी, 2 बकरी बेच दी, उसका खर्चा निकल जाता है। तो ये तो एक चलता फिरता एटीएम के तरह है, वो उसको लेता है, तो उसको काफी सुरक्षा इससे मिलती है। नेक्स्ट ले लो। पशुधन उत्पादन देखो, आपको अल्टीमेटली मेजर लाइवस्टॉक प्रोडक्ट्स, 4 मेजर लाइवस्टॉक प्रोडक्ट्स हैं जिसकी गणना भारत सरकार के एक प्रोग्राम के तहत चलती है। आप कहोगे कि ये हम आंकड़े कैसे लाते हैं कि दूध उत्पादन में राजस्थान सेकंड नंबर पे है, पशु गणना का तो आपका आइडिया आ गया। प्रोडक्शन का डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए भारत सरकार की एक स्कीम है। मेरे को एक टॉपिक जो मिला है ना, स्कीम के बारे में मिला है, तो मैं पशु गणना के बारे में अब आपको एस्टिमेशन की जो स्कीम है उसके बारे में बता दूं। ये आंकड़े आपको मिल्क प्रोडक्शन, मीट, एग और वूल, ये चारों के चारों मेजर लाइवस्टॉक प्रोडक्ट्स कहलाते हैं, MLP। ये योजना हमारा दर्पण है। दर्पण किसे बोलते हैं? मिरर। मिरर वो चीज होती है कि हमने आज मान लो 1600 करोड़ रुपए पशुपालन में खर्च करे। 1600 करोड़ रुपया जब हमने खर्च किया तो हमारा दूध का उत्पादन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, मीट, एग, वूल का प्रोडक्शन बढ़ा कि नहीं बढ़ा। ये बताता है कि इतना खर्च करने के बाद हम कहाँ स्टैंड करते हैं। क्यों? क्योंकि हम पशुधन का उत्पादन बढ़ाएंगे तो पशुपालक की आय बढ़ेगी। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? पशुपालक की आय में नियमित वृद्धि करना। तो नियमित वृद्धि कब होगी?
थोड़ा थोड़ा दूध बढ़ेगा उसका, थोड़ा थोड़ा अंडे का उत्पादन बढ़ेगा, या उसके बकरे क्या की वैल्यू बढ़ेगी, या उसका वजन बढ़ेगा, हम उसके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं। और वो आंकड़े कैसे आते हैं मैं बता दूं आपको कि हमारी एक एस्टिमेशन की भारत सरकार की स्कीम है। वो एस्टिमेशन की स्कीम जो है यहाँ पर निदेशालय पशुपालन से या आकलन अनुभाग से चलती है, और उसमें हमने लगभग हर जिले में 2-2 एनुमरेटर लगा रखे। एनुमरेटर होते हैं पशुपालन विभाग के LSA, इनको 4-4 महीने की 3 सीजन का सर्वे करना होगा। सर्वे कैसे करते हैं, ये इनको कौन से गांव में जाना है भारत सरकार डिसाइड करती है। उन जिले के में 2 LSA लगे हुए हैं, वो 2 LSA किस गांव में जाएंगे सर्वे करने वो भारत सरकार बताती है। उस गांव में जाने के बाद वो 4 महीने तक उस गांव में रहते हैं, उसका पूरी सूचना लेते हैं। पहले तो वो कंप्लीट उस गांव के जितने पशुपालक हैं उन सब के घर जाते हैं, सबसे डेटा लेते हैं, और फिर उसको रैंडम टेबल से, मतलब डिटेल सर्वे होता है, फिर उसका विस्तृत सर्वे होता है, तो वो रैंडम टेबल से उस घर को सिलेक्ट करते हैं। फिर वो घर में दूध का उत्पादन, मीट का, एग का, वूल का सारा डेटा लेते हैं, और उससे इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन ही भारत सरकार को भेजते हैं। वो सीजनल है, क्यों? क्योंकि दूध का उत्पादन अलग अलग सीजन में अलग अलग होता है, इसी तरह एग का भी अलग अलग होता है, वूल का भी होता है। तो ये सारे डेटा वो कलेक्ट करके आगे भेजते हैं। उसके बाद वो सूचना को हम हमारी जो पॉपुलेशन है डिस्ट्रिक्ट की उससे मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्शन स्टेट का निकालते हैं। ऐसे इंडिया का पॉपुलेशन आता है। लेकिन ये आंकड़े जो निकल के आते हैं, इसी से पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारे इतने करोड़ रुपए का जो पैसा लगा, उसके बाद ये हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, या हमें और क्या करने की और गुंजाइश है। इसी तरह आपको दिख ही रहा होगा, मिल्क प्रोडक्शन में आज हमारा 15% योगदान है। अभी 2 साल पहले तक हम फर्स्ट नंबर पे थे, कंपटीशन में यूपी के साथ है, थोड़ा सा ही अंतर है। हम आप मिलके और थोड़ा अच्छा काम करेंगे तो हम, मुझे पूरा विश्वास है, हम पुनः 1 नंबर पे आएंगे। पहले 3 नंबर पे होते थे, फिर हम 2 पे आए, 1 पे आए, फिर अब 2 पे आ गए। ऐसे कंपटीशन चलता है, और ये सब हम सब मिलके प्रयास करेंगे तो हम निश्चित रूप से फर्स्ट नंबर पे दूध में आ जाएंगे। और इसी तरह आप देखेंगे तो मीट प्रोडक्शन का जो फिगर है, वैसे तो मैंने आपको बताया 40,000 भेड़ बकरी रोज बाहर कटने जाती है, लेकिन फिर भी हम 12वें नंबर पे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ स्लॉटर हाउस इस तरह के नहीं है जो मीट प्रोडक्शन के डेटा अपने आगे जाए, और न ही हमारे यहाँ, हमारे राजस्थान में शाकाहारी लोग ज्यादा है, मांसाहारी कम है। और यहाँ से दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद और दूसरी बड़ी सिटी आगरा, इवन जम्मू कश्मीर और आंध्रा, मुंबई, सब जगह तक, वेस्ट बंगाल तक यहाँ से बकरे भेड़े जाती है कटने के लिए। तो वो मीट का डेटा उनके स्टेट में काउंट हो जाता है। इसलिए हम 12th रैंक पे आते हैं यहाँ पर इंडिया में, और एग के अंदर भी हमारे 13th रैंक है, और वूल प्रोडक्शन में अभी भी हम लगभग 46% वूल राजस्थान में पैदा होती है, और फर्स्ट है। सेकंड थर्ड कौन से है वो भी आपको मेंशन कर रखा है, आप देख लें। नेक्स्ट, मेरी बात आपको कुछ अच्छी लग रही होगी, आपके काम आएगी, ये नॉलेज की बात है, और आप इसको नोट कर लें। अभी नोट नहीं करें तो आपके पास प्रेजेंटेशन है, आप बाद में नोट खुला लें। अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि देखो, उत्पादन बढ़े लेकिन संख्या में ज्यादा वृद्धि ना हो। ये कब होगा उत्पादन? प्रति पशु प्रतिदिन उत्पादकता बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। एक किसान 10 गाय रखता है और उसकी टोटल दूध होता है 50 लीटर, मान लीजिए, उसकी बजाय वो 5 गाय रख के 50 लीटर दूध पैदा करे तो उसका उत्पादकता बढ़ गई। प्रति पशु की प्रतिदिन उत्पादकता बढ़ानी है। आज की जो स्थिति है वो आपको बता दूं, ये 3 गायें बताई है, तो 2 गायें और 1 भैंस है। दूध उत्पादन की बात कर रहा हूं मैं। तो इंडिजिनस गाय, इसकी राजस्थान में एवरेज दूध जो है 5 पॉइंट, मतलब 6.25 लीटर एवरेज आता है प्रतिदिन प्रति गाय। जैसे कुछ ड्राई भी होंगी, कुछ कम दूध देने वाली भी होंगी, कुछ एजेड भी होंगी, सबका मिला के ये आता है। और भारत की उत्पादकता
देसी नस्ल की गायों की है 3.36 लीटर पर प्रतिदिन प्रति पशु। हम राजस्थान में आगे हैं इंडिया की औसत से, लेकिन पंजाब हरियाणा जो है हमसे भी आगे। तो ये फर्स्ट नंबर पर पंजाब है, दूसरे नंबर पर हरियाणा है देसी नस्ल की गाय। एक्चुअली हमारे देसी नस्ल की गायें बहुत अच्छी हैं, परंतु हमारे पास ऑर्डर की पानी की कमी रहती है, इसके कारण हम पीछे हैं। इसी तरह क्रॉस ब्रीड में भी देखेंगे तो हमारा 11वां स्थान है, 8.65 लीटर प्रतिदिन प्रति पशु क्रॉस ब्रीड का आता है, और भारत की भी 8.52 एवरेज है, और पंजाब और चंडीगढ़ की देखेंगे तो ये काफी आगे हमसे है। इसी तरह भैंस की भी बात करेंगे तो भैंस के प्रतिदिन प्रति पशु उत्पादकता 7.44 लीटर है, जबकि इंडिया की 5.96 लगभग 6 लीटर है। तो हम उनसे बेटर हैं, लेकिन ये ना समझे कि हम और आगे प्रयास करेंगे तो और अच्छा कर सकते हैं, और आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये बढ़ेगी, प्रतिदिन प्रति पशु उत्पादकता बढ़ेगी तो ही हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, तभी पशुपालक हमसे राजी रहेगा। आगे चलो। आधारभूत संरचनाएं जैसे आपको सैन साहब ने बताई थी, कितनी संस्थाएं हैं, कितना हमारा पंचायतें कवर्ड है, कितनी नहीं है। अभी हमारे पास लगभग 1647 पशु ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिसमें हमारे पास अभी भी कोई संस्था नहीं है, और इस वित्तीय वर्ष में 500 उपकेंद्र खोलने की हमारी वो हुई थी, घोषणा हुई है। तो 500 कम हो जाएंगे, फिर भी 1100-1150 ग्राम पंचायतें अनकवर्ड रहेगी। सरकार का गोल यही है कि चरणबद्ध रूप से हम हर एक ग्राम पंचायत में पशु चिकित्सा संस्थाएं खोल दें, और रोग निदान प्रयोगशाला हर जिले में है, हमारे प्रशिक्षण केंद्र है, वैक्सीन उत्पादन प्रयोगशाला जो बीपी लैब बताइए आपको एक है। हम हमारी वैक्सीन खुद बना लेते हैं, HSBQET की डिमांड हम खरीदते नहीं है, हमारी खुद की जयपुर में एक प्रयोगशाला है, और वो बीपी लैब वो अपना एज पर डिमांड बना के सप्लाई कर देती है। ऐसे ही पशु मेले भी हमारे राज्य स्तरीय पशु मेले 10 हैं, और 10 पशु मेले ये अलग अलग एरिया में होते हैं। पशु मेले की आगे बात आएगी, मैं बताऊंगा। वेटनरी कॉलेज भी हैं 11, पशुधन सहायक प्रशिक्षण संस्थान 102, और कुल तकनीकी पद हमारे पास 15,743 है। और अभी वर्तमान में पशु परिचर की भर्ती प्रक्रियाधीन है, 5,934 पशु परिचर की पोस्टें आपके पशु चिकित्सालयों में खाली होगी। आप क्या होगे कि साहब हॉस्पिटल भी हमें खोलना पड़ता है, पशु मतलब सफाई के लिए आदमी नहीं है, स्वीपर नहीं है, कई चीजें आपके सामने चैलेंजेस होंगी। लेकिन देखो चैलेंजेस तो रहेंगे, कभी भी खत्म नहीं होंगे। आप सोचो कि चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे। लेकिन जो हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है उसमें बेस्ट पॉसिबल आपको आउटपुट देना है। वो आप लोग कैसे मैनेज करना है वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन आपको ये पशु परिचर मुझे जहाँ तक उम्मीद है अगले साल या मार्च 25 में मिलने की उम्मीद है। दिसंबर में पेपर होंगे, उसके बाद मेरिट बन के आगे भर्ती की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कोई इंटरव्यू वगैरह तो है नहीं इसमें। चलो नेक्स्ट। पशु चिकित्सा संस्थाएं मैंने स्किप करवाई थी आपसे। देखो ये पशु चिकित्सा संस्थाएं विभाग के अंदर कितनी है उसके बारे में बता दूं आपको। पोली क्लिनिक आज की तारीख में 49 है राजस्थान में। पहले कभी पोली क्लिनिक बहुत कम हुआ करती थी, जिला स्तर पे होती थी, फिर अब धीरे धीरे ये नीचे ब्लॉक स्तर पे और नीचे भी आ गई हैं। तो पोली क्लिनिक में विशेषज्ञ के रूप में आप लोगों की सेवाएं, जो आप लोगों ने पीजी करी है, आगे जाके इनमें आप लोगों की सेवाएं मिलेंगी। तो ये पशुपालकों के लिए और विभाग के लिए दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी तरह प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय कुल 831 हैं, उसमें से 123 तो ब्लॉक लेवल के प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय जो है BVHO कहलाते हैं, जिसपे डिप्टी डायरेक्टर हैं। 229 जो है BVHO तो है लेकिन वहाँ सीनियर भी हुई है। तो इस तरह के इसी है, तो वो प्रथम श्रेणी ही सारे हैं, लेकिन 123 में हमने डिप्टी लगा रखी, वो उसका नाम BVHO दे रखा है। पशु चिकित्सालय 2192 है हमारे पास। इसी समय में पशु औषधालय भी होते थे, लेकिन हमने सारे पशु औषधालयों को हॉस्पिटल में कन्वर्ट करवा दिया। अब ये हमारे पास औषधालय नहीं है। और उपकेंद्र है 7164 उपकेंद्र। प्रत्येक उपकेंद्र को हॉस्पिटल से अटैच किया हुआ है। उसके लिए आपको अलग से ऑर्डर भी दे देंगे, यहाँ से निकाल के पृथक से भी निकालेंगे कि ये कौन सा उपकेंद्र किससे अटैच है, वो आपको सूचना मिल जाएगी। जिला स्तर पे एक मोबाइल इकाई होती थी, अभी ये मोबाइल इकाई MVU में कन्वर्ट हो रही है।
तो ये आज की तारीख में 102 है। ऐसे करके 10,338 पशु चिकित्सा संस्थाएं विभाग में स्वीकृत हैं। सारी क्रियाशील नहीं है और इसके ऊपर नीचे होते रहते हैं, क्योंकि अब ये बजट घोषणाएं मतलब अभी इम्प्लीमेंट होंगी तो ये नंबर फिर बढ़ जाएंगे। तो ये संस्थाएं कहाँ पर होती हैं ये आपको इसमें मेरे प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें कौन हेड होता है वो भी लिखा हुआ है साइड में। नेक्स्ट। अब मुख्य गतिविधियां विभाग की क्या, आप लोग वेटनरियंस हैं, सबकी नॉलेज आपके पास है। विभाग क्या क्या कर रहा है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। मुख्य गतिविधियों में आपको 5 चीजों पे विभाग टिका हुआ है, मतलब आप कहो पिल्लर है जो आप लोग पशुपालन विभाग में वहां पर अधिकारी के रूप में वहां ज्वाइन करेंगे तो कई अधिकारी के पास में पशुपालक आएंगे और वो कहेंगे साहब मेरे गाय का दूध नहीं बढ़ता, भैंस का दूध नहीं बढ़ता। आपकी नॉलेज टेस्ट करने भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, आएंगे। और कई ऐसे भी आएंगे वो ये कहेंगे कि साहब पशुपालन विभाग करता क्या है, कुछ नहीं करता है ये। तो आप इनमें लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिखा सकते हो कि इतने काम हम करते हैं, हमारे पास काम की कमी नहीं है, हमारा अलग ही रोल है। सबसे बड़ा काम हमारा 4 पिलर के अंदर देखो, एक पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और अच्छी नस्ल होनी चाहिए। दूसरा काम एक अच्छा प्रबंधन होना चाहिए। प्रबंधन के अंदर उसका साफ सफाई से लेके उसको फीड एंड फॉडर वो है। एक है हमारा काम विपणन का। विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग। कोई भी प्रोडक्ट पशुपालक पैदा करता है उसको यदि अच्छा मार्केट मिलता है तभी तो उसको दर अच्छी मिलेगी, नहीं तो हम पैदा कर करके रख देंगे और उसको यदि रेट पूरा प्रॉपर उसकी लागत नहीं मिलेगी तो क्या होगा, वो उस काम को छोड़ देगा। तो अब धीरे धीरे अपने चारों एक्टिविटीज को देख लेते हैं। पशु स्वास्थ्य के लिए पशुपालन विभाग क्या करते हैं। देखो, पशु चिकित्सा संस्थाओं में निःशुल्क पशु चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। फ्री मेडिसिन स्कीम चल रही है हमारी, फ्री मेडिसिन स्कीम हमारी चल रही है। उसके तहत हम हॉस्पिटल में, शिविरों में या कहीं आउटब्रेक होता है कहीं भी हम फ्री में ट्रीटमेंट करते हैं। टीकाकरण का भी कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। ये दोनों एक्टिविटी बिल्कुल फ्री है। मोबाइल वेटरनरी यूनिट की स्थापना भी अभी चालू हो गई है कुछ ही दिनों में, शायद 9 तारीख को इसकी कॉल सेंटर के माध्यम से हम संचालन शुरू कर देंगे। तो ये आगे मैं आपको और बताऊंगा। तो इसी तरह वैक्सीन उत्पादन, हमारा वैक्सीन उत्पादन का भी काम है और पशुओं और कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशालाएं हमारे पास स्थापित हैं और पशु आहार प्रयोगशालाएं भी हैं। तो ये स्वास्थ्य से संबंधित ये कार्य हम सब कर रहे हैं। चिकित्सा का कार्य आपको आगे वाले वक्ता भी बताएंगे, मैं मेरे आगे वाली स्लाइड में भी बताऊंगा कितना करते हैं, कितना बजट आता है वो सब बता दूंगा। टीकाकरण भी हम कितना करते हैं, सारी चीजें आगे क्लियर होगी। नस्ल सुधार के काम में मेजर कार्य कृत्रिम गर्भाधान, कृत्रिम गर्भाधान, उसके बाद बधियाकरण। बधियाकरण क्यों करवाना चाहिए, कृत्रिम गर्भाधान से क्या लाभ है, वो सब आपने थियरी में पढ़े हुए हैं, फील्ड में इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। लगभग 15 से 20% पशुधन हमारा बांझ होता है। उन बांझ पशुओं का निवारण पशुपालक के लिए बहुत बड़ा एक रोल अदा कर सकता है, उनकी इनकम में बढ़ोतरी कर सकता है। समय पर उन बांझ पशुओं का इलाज हो जाए तो ये काफी रिलीफ मिल सकता है। ऐसे ही राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंतर्गत देसी नस्लों के संरक्षण का कार्य भी कराया जा रहा है। भेड़, बकरी, शूकर, अश्व और ऊंट और कुक्कुट विकास की योजनाएं कौन कौन सी है मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट। पशुधन प्रबंधन और विस्तार गतिविधियां, जैसे मैंने आपको बोला था, पशुपालकों के साथ में गोष्ठी और परामर्श। आप हॉस्पिटल में बैठेंगे, निश्चित ही पशुपालक आपसे राय लेने आएगा। उस गांव में आप उस विभाग का बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व करते हो तो आपसे वो कोई भी परेशानी होगी तो परामर्श लेने आएगा। कई पशुपालक अपने व्यवसाय को और बढ़ाना चाहते हैं तो वो परामर्श भी करने आएगा। तो ऐसे में आप उनको सही सलाह देंगे तो उनकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। गुणवत्ता युक्त चारा, दाना और पानी की व्यवस्था का भी हमारा दायित्व बनता है। उनको सलाह दीजिए कि साहब आप अपना खुद का हरा चारा पैदा करें, आप सूखा चारा इस तरह प्रिजर्व कर लें, कौन सा दाना खिलाएं, कौन सा दाना नहीं खिलाएं, है ना, किसमें कितनी वैल्यू होती है, ये सब चीजें आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप पशुपालक को कुछ दोगे। पशुपालक
के पास नॉलेज की कमी नहीं है, लेकिन कई बार वो आपको ये जानकारी लेना चाहता है कि आप नए डॉक्टर आए हैं वहां पर, तो आपके पास कुछ और नई चीज क्या है जानने के लिए आते हैं, तो आपको उसको कुछ ना कुछ ऐड करना है, उसकी नॉलेज बढ़े, इसलिए आपको उसको ज्ञानवर्धन के लिए नई नई टेक्निक्स बतानी है। ये जब भी संभव होगा जब आप कुछ पढ़ाई करेंगे, जब आपने नोट्स बनाएंगे, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करेंगे, तो आप इसको अपनी नॉलेज को रेगुलर अपडेट करते रहें, नया नया रिसर्च क्या हो रहा है वो अपने पास रहेगा, आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी होगी, तो आप उसको कुछ पशुपालक को बता पाएंगे, नहीं तो वो कहेगा इसको तो कुछ पता ही नहीं है। इसी तरह पशु मेले, पशुपालक सम्मान समारोह, प्रदर्शनियां, ये विस्तार गतिविधियां भी हमारा एक रोल है, तो इसमें भी हम काफी अच्छा काम कर सकते हैं पशु मेलों में। और सम्मान समारोह क्या होता है, पशुपालक सम्मान समारोह में अच्छे पशुपालकों को हम सम्मानित करते हैं, प्रदर्शनियां लगाते हैं ताकि पशुपालन की नई नई मॉडर्न टेक्निक्स पशुपालक तक पहुंच सके, तो ये विस्तार कार्यक्रम हम बताते हैं, करते हैं। अच्छे अच्छे कार्य करते हैं हम, हॉस्पिटल में अच्छे ऑपरेशन करते हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारी पब्लिसिटी काफी पुअर है। हम अच्छे काम करके पेपर में दें, अच्छे कार्य को पब्लिसाइज करें, दूसरे को भी बताएं, अपने ग्रुप में डालें, ताकि लोगों को सीखने को मौका मिले और वो आपकी कार्य क्षमता, कार्यशैली का आप विस्तार कर सकेंगे। इसी तरह भेड़ निष्क्रमण का प्रबंधन हमें करना होता है, आगे मेरी स्लाइड में आएगा। गौशाला विकास का बहुत बड़ा रोल हमारे पास है, क्यों? क्योंकि गौशाला निदेशालय यहाँ बना हुआ है, गोपालन निदेशालय यहाँ बना हुआ है, नीचे उनके कोई भी पद स्वीकृत नहीं है, वो सारा काम प्रबंधन का, गौशालाओं के प्रबंधन का, उनके निरीक्षण का, उनके अनुदान का, ये सारा कार्य हमारे पास है, विभाग का रोल बहुत बड़ा उसमें रहता है। इसी तरह राष्ट्रीय पशुधन मिशन एक योजना है जिसके तहत हम उद्यमिता विकास कार्यक्रम भी चलाते हैं, और किसान पब्लिक गोपाल क्रेडिट कार्ड भी हम में भी हेल्प करते हैं। पशुपालक को कोई ऋण लेना हो तो ऋण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड या गोपाल क्रेडिट कार्ड की योजना है, और ये योजनाएं क्या है आगे वाले वक्त में बताएंगे आपको, और इसको पशुपालक कैसे लाभ ले सकता है इसके बारे में जानकारी देंगे। इसी तरह पशु एवं पशु उत्पाद के विपणन का में सहयोग करना, कोई पशुपालक को आप बता पाएंगे कि साहब आप वैल्यू एडिशन करके इसका बेचिए, घी बना के बेचिए दूध का, या और कोई प्रोडक्ट बना के बेचिए, तो उसको उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा, ऐसी कोई नई बताएंगे तो वो आगे अच्छा लाभ प्राप्त कर सकेगा। और ये भी बता सकते हैं कि अच्छा पशु कहाँ से खरीदना है, अच्छा पशु आप कहाँ बेच सकते हो, आपको कहाँ वैल्यू ज्यादा मिलेगी, बकरे कहाँ बिकते हैं ज्यादा अच्छे, तो सब चीजें आपके पास नॉलेज होगी, तो आप उसको विपणन की सुविधा भी उपलब्ध करवा पाओगे। ऐसे ही अन्य कार्य भी आते हैं हमारे, पशुधन उत्पादन सर्वेक्षण, जैसे मैंने आपको बताया, पशु उत्पादन सर्वेक्षण में हम कैसे कैसे MLP का डेटा इकट्ठा करते हैं, पशु गणना का काम जो हमारा रहता है वो भी बहुत बड़ा कार्य है हमारा। और पशु बीमा योजना, अभी आपको पता होगा कि CM साहब ने बजट घोषणा में मंगला पशुधन बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा करी है, शीघ्र ही आपको बीमा योजना की स्कीम की नॉलेज आपको दे देंगे, कैसे करना है उसके बारे में भी पूरी जानकारी मिलेगी, तो पशुपालक का चयन करके उसको बीमा लाभ कैसे देंगे उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। इसी तरह पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी का गठन भी है, आप जहाँ हॉस्पिटल में लगे हैं आपको ध्यान रहना चाहिए कि एक रिलीफ सोसाइटी बनी हुई है, उस रिलीफ सोसाइटी में पहले हम 2 रुपये 5 रुपये जो चिकित्सा शुल्क होता था, रजिस्ट्रेशन शुल्क होता था, वो लेते थे, उसमें जमा करते थे, और उस पैसे को हॉस्पिटल के छोटे मोटे कार्य, मरम्मत का कार्य है या उसकी साफ सफाई का कार्य है या और कोई छोटा मोटा कार्य है, बिजली का या रिकॉर्ड संधारण के लिए स्टेशनरी खरीदनी, उस सब के लिए काम में लेते थे। अभी ये पैसा इनकम का सोर्स खत्म हो गया, लेकिन रिलीफ सोसाइटी में पुराना पैसा पड़ा है, बैंक में अकाउंट खुला हुआ है, आप उसमें उसकी गाइडलाइन पढ़िए, उस गाइडलाइन के बाद उस सोसाइटी के बड़े पैसे को कैसे यूज करना है उसको आप देखना, उसकी गाइडलाइन को पढ़ोगे तो सब चीजें स्पष्ट लिखी हुई हैं कि उसमें से उस पैसे को कहाँ कहाँ कितना कितना यूज कर सकते हैं। तो केवल ये पैसा इसलिए नहीं है कि वो हम उसके ऊपर ब्याज ले रहे हैं, ये पैसा आपकी हॉस्पिटल की को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसमें रोज बरोज के खर्चे निपटाने के लिए ये सोसाइटी बनी हुई है। नेक्स्ट, निःशुल्क योजना जो मैं आपको बता रहा था, पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना, फ्री मेडिसिन स्कीम, ये 15 अगस्त 2012 में
प्रदेश में चालू हुई थी और तब से हम चिकित्सा का कोई शुल्क नहीं लेते हैं, फ्री में ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे कैंप में जाएं या हॉस्पिटल में जाएं। आज की तारीख में 116 तरह की औषधियां हमारे पास अप्रूव्ड हैं और 17 सर्जिकल आइटम भी हैं हमारे पास। 21 औषधियों के दर अनुमोदन की कार्रवाई भी हमारे प्रक्रियाधीन है। ये दवाई के लिए एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप लोगों से डिमांड ली जाती है और आप अपनी रिक्वायरमेंट आगामी 6 महीने की, 3 महीने की, जितने के लिए भी वो बताते हैं, उसमें आपको भरनी होती है कि मुझे ये इंजेक्शन इतने इतने चाहिए होंगे। वो उस डिमांड के बेस पे जिले में कंपाइल होता है डेटा और फिर कितनी दवाई किस संस्था को देनी है वो हमें पता चलता है। उसी सॉफ्टवेयर से भी पता चलता है कि कितनी दवाई किस संस्था में पड़ी हुई है, कितनी एक्सपायर हो रही है। यदि आपके पास एक्स्ट्रा दवाई पड़ी है तो और एक्सपायर होने की संभावना है तो आप दूसरी संस्था को भेज सकते हैं, सूचित कर सकते हैं, या हम लोग भी कहीं और शिफ्ट करवा सकते हैं। इस तरह का ये अलग अलग सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग होती है और ये कार्य संपादित होता है। इस साल के लिए इस योजना में ये 50 करोड़ शायद दिखने में आया, 60 करोड़ रुपया बजट है और 60 औसत 50 करोड़ रुपया हमारे पास बजट आता है। लगभग 5 साल की एवरेज लें तो हमारे को 50 करोड़ आता है, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में हमारे पास 60 करोड़ बजट है। नेक्स्ट। इस योजना से लगभग आपको मैं बताऊं 1 करोड़ पशुपालक लाभान्वित होते हैं और 3.25 करोड़ के आसपास हम चिकित्सा संस्थाओं के माध्यम से, कैंपों के माध्यम से करते हैं। एमवीयू की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। भारत सरकार ने हमें एक पूरे इंडिया में ये मोबाइल वेटनरी योजना चालू करी है। 2021-22 की बजट घोषणा में इसको शामिल किया था और ये बजट घोषणा के बाद में भारत सरकार ने इसके लिए 100% वाहन खरीदने के लिए 536 वाहन हमने खरीदे हैं। लगभग 85 करोड़ रुपए दिए थे, हमने गाड़ियां खरीद ली। गाड़ियां खरीद के हमने कंपनी को इसका संचालन दे रखा है। तो ये संचालन कर रही है। 9 फरवरी की 9 अक्टूबर के लगभग हम इसको कॉल सेंटर बेस पे आ जाएंगे। कॉल सेंटर में ये होगा कि पशुपालक 1962 पर जब फोन करेगा वो कोई चार्जेस नहीं लगेंगे उसके, वहाँ रजिस्टर्ड होगा वो, और उस एरिया में लगभग एक ब्लॉक में 2-2 गाड़ियां हैं लगभग। वो अपने ब्लॉक की वो गाड़ी को, वो आपकी भैंस जिस पशुपालक ने बताई थी उसका कॉल ट्रांसफर हो जाएगा और उसको एक टिकट जनरेट होगा। वो गाड़ी तुरंत रवाना होगी, उस पशुपालक के घर जाएगी, पशुपालक के घर जाकर ट्रीटमेंट करेगी। ट्रीटमेंट करने के बाद वो टिकट का जो नंबर पशुपालक को मिला था, एक OTP मान लीजिए, वो नंबर मिलेगा। कॉल खत्म, विजिट खत्म होने के बाद वो उसका नंबर लेगा और वो अपने कॉल सेंटर पर देगा कि मेरी ये सेटिस्फैक्टरीली ये सेवा पूरी होगी। तो फिर उसको दूसरे कॉल पे जाना होता है। तो ऐसे ये कॉल सेंटर के माध्यम से पशुपालक के घर पे जाकर ट्रीटमेंट देने की सुविधा मोबाइल वेटनरी यूनिट चालू करने जा रही है। तो ये एक पैरेलल बॉडी डिपार्टमेंट के साथ खड़ी हो रही है। हमारा कंपटीशन भी होगा, हम सब मिलके पशुपालक के लिए, पशुपालकों के पशुओं की चिकित्सा के लिए कार्य करेंगे। तो निश्चित रूप से उत्पादन में वृद्धि होगी, पशुपालक की आयु बढ़ेगी। नेक्स्ट। ये जितनी भी योजनाएं आगे जाके इन सब पे आपको 1-1 घंटे का पूरा लेक्चर मिलेगा, है ना। इसी तरह भेड़ निष्क्रमण की बात करें। भेड़ निष्क्रमण 2 तरह का होता है। अभी आ रहा है। भेड़ निष्क्रमण क्या होता है, माइग्रेशन बोलते हैं, वो भेड़ निष्क्रमण होता है। पशुपालक जो भेड़ पालक है वो चारे और पानी के अभाव में राजस्थान से बाहर जो है भेड़ों को चराने के लिए ले आता है और वो अपने घर को छोड़ के जब बाहर जाता है चराने के लिए तो उसको हम निष्क्रमण बोलते हैं। हिंदी में निष्क्रमण बोलते हैं, इंग्लिश में माइग्रेशन बोलते हैं, शीप माइग्रेशन। तो वो 2 तरह का होता है। एक तो होता है स्थायी माइग्रेशन, मतलब परमानेंट माइग्रेशन, और एक टेम्परेरी, स्थायी निष्क्रमण और टेम्परेरी निष्क्रमण। स्थायी निष्क्रमण वो चीज है जिसमें राजस्थान के भेड़ पालक अपनी भेड़ों को लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या गुजरात नजदीक के राज्यों में चले गए। ये केवल 4 महीने के लिए राजस्थान में आते हैं। राजस्थान में इसलिए आते हैं क्योंकि राजस्थान का पहाड़ी एरिया जो है, बॉर्डर का जो पहाड़ी एरिया है, वो पहाड़ी एरिया में
जो बरसात के अंदर वीड्स उगते हैं, घास उगती है, जो भी खाने की उनके लिए चारा होता है, वो चरते हैं यहाँ पर। है तो राजस्थान के भेड़ पालक, लेकिन वो केवल 4 महीने के लिए आते हैं। अब 4 महीने क्यों आते हैं? क्योंकि भेड़े पानी के अंदर उनके फुट रॉट होने की संभावना रहती है, तो वहां पर होती खेती और इरिगेटेड एरिया है आसपास के एरिया में, तो वहां चरने की जगह इनके पास बचती नहीं है। हमारे यहाँ राजस्थान में जो पहाड़ी एरिया है, वहाँ पहाड़ी एरिया में पानी तो जमा होता नहीं है, केवल हरियाली होती है। तो हरियाली में वो 4 महीने तक आराम से चराई करती है, और फिर 4 महीने बाद वापस जब आसपास के राज्यों में खेत खाली हो जाते हैं, जहाँ खेती नहीं होती है, तो उन खेतों में जाके ये अपना 8 महीने तक गुजार करते हैं। ये होता है परमानेंट माइग्रेशन। ये 8 महीने तक इनके पशुपालक जो है वो अपने जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालोर, सिरोही, नागौर, इस एरिया के जो भी होते हैं, बीकानेर, ये आते जाते रहते हैं पशुपालक। भेड़े उनकी वहीं रहती है, उसी राज्यों में रहती है। तो ये परमानेंट जुलाई से लेके अक्टूबर तक ये परमानेंट राजस्थान में आते हैं और फिर चले जाते हैं। इनका सेट रूट होता है, उस सेट रूट पे चलते हैं और उन गांव में जाते हैं और वहीं रुकते हैं। उनका एरिया फिक्स होता है और उसी एरिया में घूमते हैं, चरा के वापस चल जाते हैं। पशुपालन विभाग उनको जब आते हैं तब उनके चेक पोस्ट पे एंट्री करते हैं, कितने भेड़ों को लेकर आ रहे हैं, कितने को वापस लेके जा रहे हैं, तो हमारे को पता चल जाता है कि कितनी भेड़ें राजस्थान में आई हैं। उससे आइडिया आता है, उसको उनको पहचान पत्र भी देते हैं, विभाग पहचान पत्र देता है। और अस्थायी माइग्रेशन वो होता है कि ये किसान, ये जो भेड़ पालक हैं, ये जैसलमेर, बाड़मेर जहाँ के भी हैं, ये 4 महीने तो अपने खेतों में ही रहते हैं, अपने गांव में ही रहते हैं, क्योंकि इनके यहाँ जो बरसात होती है उस बरसात में खेती करते हैं और आसपास चरा लेते हैं। जब ये खेत खाली हो जाते हैं तो ये अपना माइग्रेशन स्टेट के अंदर दूसरे जिलों में करते हैं। आपको ध्यान होगा कि भेड़ों को खेतों में बिठाने के पैसे देते हैं भेड़ पालकों को, तो लोग ये अपनी भेड़ों को 500-500, हजार के रोड में लेके निकलते हैं और कई राजस्थान के किसान इनको अपने यहाँ रोकते हैं, रात को रुकाते हैं ताकि इनको मैन्योर मिल जाए, अच्छी खाद मिल जाए, ऑर्गेनिक खाद मिल जाए, इसके लिए। तो ये विद इन स्टेट घूमते हैं, उसको अस्थायी माइग्रेशन बोलते हैं। तो 8 महीने तक ये घूमते रहते हैं अन्य जिलों में, स्टेट से बाहर नहीं जाते, जिलों में घूमते हैं और वापस अपने एरिया में जब वर्षा ऋतु आती है तब वो अपने एरिया में चल जाते हैं। 4 महीने अपने जिले में रहते हैं और 8 महीने अपने जिलों से बाहर रहते हैं। तो ये 2 तरह का माइग्रेशन होता है। अभी भी ये माइग्रेशन का काम अभी चल रहा है। कई बार राइट्स होने की संभावना होती है, क्योंकि ये भेड़ पालक अपने भेड़ों को लेके एक ही जगह पड़े रहते हैं। तो गांव वाले कहते हैं कि तुम भेड़ तो जीरो ग्रेजिंग करती है। जीरो ग्रेजिंग का तो वहां के स्थानीय पशुपालक ये कहते हैं कि साहब आपकी भेड़ें यहाँ पड़ी रहेंगी तो आगे 8 महीने आप तो चले जाओगे, 8 महीने हमारी भेड़ें या हमारे पशु क्या चरेंगे। तो ऐसे में आप चलते रहिए, लेकिन वो स्टेशनरी हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तो वहां झगड़े होने की संभावना रहती है, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बनती है ना। इसलिए हमारा माइग्रेशन का थोड़ा कंट्रोल में कई बार इसमें हमें परेशानी आती है, तो हमें विजिलेंट रहने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट। दो चलता है पशु पशु मेलों का मैं आगे जिक्र कर रहा था। पशु मेले बहुत बड़ा एक विपणन का स्रोत होता था राजस्थान में। बड़े बड़े 25-25, 30-30 हजार पशु एक एक मेले में आते थे और बैलों की बिक्री, ऊंटों की बिक्री इसमें हुआ करती थी। जब से ये इनकी इम्पोर्टेंस कम हुई है, इकोनॉमिक वैल्यू इनकी कम हुई है, बैलों की और ऊंटों की, ये मेलों का स्वरूप कम होता जा रहा है। पशु मेलों का स्वरूप कम हो रहा है। राज्य स्तरीय 10 मेले कहाँ कहाँ होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। 3 मेले नागौर में होते हैं, एक पर्वतसर में, एक नागौर में और एक मेड़का में। ये 3 मेले होते हैं। 2 मेले होते हैं हमारे झालावाड़ में, झालरा पाटन में 2 मेले होते हैं। तो ये 2 ऐसे करके 5 हो गए। एक मेला हमारा बाड़मेर में बालोतरा में होता है, एक हनुमानगढ़ में 2, पुष्कर में 3, करौली में 4 और भरतपुर में 5। ऐसे करके 5 मेले दूसरे होते हैं और 5 मेले ये आपको मैंने बताए हुए होते हैं, नागौर के 3 और झालावाड़ के 2। ऐसे करके कुल 10 मेले ये आयोजित होते हैं। 10 मेले राज्य स्तरीय पशु मेले इसलिए बोलते हैं कि एक्ट के अंदर पशुपालन विभाग को इसका मेले ऑर्गेनाइज करने का जिम्मा दिया हुआ है। धार्मिक मेलों के साथ में पशु मेले भी जुड़े हुए हैं, इसलिए ये
राज्य स्तरीय मेले हैं। और इसके अलावा छोटे मोटे मेले पंचायत समिति पे या स्थानीय ग्राम पंचायतों में भी लगते हैं। ये 250 के करीब राजस्थान में है। और साप्ताहिक पशु हाट भी लगती हैं, यहाँ कोई बकरा मंडी या गाय भैंस बेचने की मंडी भी लगती है छोटी छोटी। तो ये साप्ताहिक या मासिक पशु हाट भी है। तो ये 10 राज्य स्तरीय पशु मेलों में अभी जो औसत है वो लगभग 33,000 पशु रह गया है। पशु विक्रय जो होता है उसमें से 11,000, मतलब 11,000 1/3 पशु बिके। ये एवरेज है, किसी मेले में कम हो सकते हैं। और रवाना से आय होती है जो बहुत कम है, हमारे इलाकों में 1,15,000 ही आती है। पशुपालकों को आय अच्छी होती है, लगभग 24 करोड़ के आसपास औसत हर साल की एवरेज इनको होती है। पशुपालकों को आय पशु बेचने से होती है। नेक्स्ट, ये प्रयोगशालाएं आपको सैन साहब ने भी बताई, नेक्स्ट कर लो। वही है प्रयोगशालाएं जिसकी लिस्ट मैंने आपको दी है। आगे चले। पोल्ट्री, पोल्ट्री बहुत बड़ा एक सेक्टर है राजस्थान में, इसका स्कोप बहुत है। पोल्ट्री के लिए जयपुर खातीपुरा में एक पोल्ट्री फार्म है, वहाँ ट्रेनिंग भी दी जाती है। अजमेर में भी एक ट्रेनिंग का सेंटर है, हमारा पोल्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। आप लोगों को मौका लगेगा, सबको ट्रेनिंग भी वहाँ पर करवाई जाएगी। इसी तरह एक अजमेर में ही आईपीडी ब्लॉक, नेक्स्ट बैक करो, बैक करो। हाँ, अजमेर में आईपीडी ब्लॉक है। ये नए नए पोल्ट्री फार्म का रजिस्ट्रेशन करते हैं और छोटे पशुपालक जो पोल्ट्री फार्मर होते हैं वो अपने पक्षियों के, मुर्गियों के टीकाकरण करवा सकते हैं। पंजीयन के बाद में चोंच कटवाना होता है, ये काम भी ये करते हैं। तो इनके पास स्टाफ रहता है, ये जाते हैं उनके यहाँ कर उनकी चोंच काटना, टीकाकरण का कार्य, और उनको फार्म मैनेजमेंट के बारे में सारी जानकारी ये देते हैं आईपीडी ब्लॉक वाले। और पोल्ट्री लैब जयपुर में खातीपुरा गांधीनगर में है, और ये गांधीनगर में पोल्ट्री के पोस्टमार्टम और पोल्ट्री के सैंपल लेके उनकी डिजीज डायग्नोसिस का कार्य यहाँ पर संपादित होता है। इसके अलावा पोल्ट्री के नियंत्रण के लिए नियमित रोग सर्वेक्षण का काम, सर्वेलेंस का काम, ये सब भी यहाँ होता है। और बैकयार्ड पोल्ट्री को बढ़ावा देने के लिए भी हम कार्य योजना बना के अलग अलग उसमें काम करते हैं। नेक्स्ट, ऊंट पालन की गतिविधियां भी बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में ऊंट को राज्य पशु घोषित किया हुआ है। आपको बताऊं 16/9/14 को इस राज्य पशु घोषित हुआ था ये। और पशु गणना के अनुसार आपको जैसे आगे बताया था 2,13,000 अभी हमारे पास ऊँट है, लेकिन ऊँटों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। अब कम होने का कारण उसकी इकोनॉमिक वैल्यू कम होना है, लेकिन हम उसको पशुपालक को ऊँट पाले इसके लिए प्रेरित करेंगे। तो उसके लिए हमें नई नई योजनाएं संचालित करने जा रहे हैं। इस बजट घोषणा में भी हमने एक मिशन, ऊँट संरक्षण मिशन की भी घोषणा करी है। सरकार एक मिशन के रूप में ऊँट पालकों के ऊँटों को पालने के लिए प्रेरित करेंगे। उसके लिए अलग अलग योजनाएं जो है हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर, और आगे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ऊँटों में जो ऊँट बाहुल्य एरिया है वहां पर तीव्रता रोग नियंत्रण कार्यक्रम भी चलाते हैं। और आपको ध्यान होगा कि ऊँट प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए पिछली सरकार में 5-5 हजार की 2 किस्तों में हम उनको जो बच्चे पैदा होते हैं ऊँटनी के, उनके लिए रजिस्ट्रेशन करा के पैसा दिया करते थे। अब वो 10,000 जो साल के मिलते थे, सरकार ने 20,000 कर दिए। तो अब जो आगे रजिस्ट्रेशन होगा उनका 20,000 रुपये उनको मिलना शुरू हो जाएगा। और ऊँट को राज्य से बाहर भेजने की परमिशन लिए बिना हम उसको बाहर नहीं भेज सकते। वो परमिशन कौन देता है? कम से कम उसके लिए एसडीएम लेवल का अधिकारी होना चाहिए। वो परमिट करेगा तो स्टेट से बाहर ऊँट जा पाएगा। वो इसलिए क्योंकि एक कैमल स्लॉटर एंड रेगुलेटरी टेम्परेरी माइग्रेशन एक्सपोर्ट एक्ट है हमारे पास, 2015 का अधिनियम है। उसमें ये लिखा हुआ है कि आप राज्य में ऊँटों की संख्या और कम ना हो जाए, उसको कटने से रोकने के लिए राज्य से बाहर ना जाए, इसलिए हमने राज्य पशु घोषित किया हुआ है और राज्य से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। तो ये एक योजना अभी अपने ऊँटों का
प्रिजर्व करने के लिए बस भारत सरकार, राज्य सरकार ने 10,000 रुपए को बढ़ा के 20,000 रुपए रखी गई है। आगे, जैसा कि आपको पहले भी बताया, बीपी लैब हमारे यहाँ जयपुर में है। उसकी स्थापना भी विभाग की स्थापना के साथ 1957 में हुई थी। HSBQET की जो डिमांड है हमारी, वो सारी सारी वैक्सीन प्रोडक्शन यहाँ होता है। और ये वैक्सीन प्रोडक्शन लास्ट 2 इयर्स में कितना कितना हुआ, ये थोड़ा सा आंकड़े दिए मैंने। तो 129 लाख हुआ था 22-23 में, और लास्ट ईयर 107 लाख हुआ था। ये डिपेंड करता है कि जिलों की क्या डिमांड आती है। जिलों की डिमांड के हिसाब से ये प्रोडक्शन करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। नेक्स्ट, इसी तरह राष्ट्रीय पशुधन मिशन एक चलता है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन भारत सरकार का एक उद्यमिता विकास के लिए योजना है, जिसमें मुर्गी पालन, भेड़ बकरी पालन, शूकर और चारा विकास, उद्यमिता विकास के कार्यक्रम जो है ना, इसमें संचालित है। कोई पशुपालक अपने व्यवसाय को उद्यमिता के रूप में, एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में अपनाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, तो उसको कहाँ से ऋण मिलेगा और उसे कैसे कैसे अप्लाई करना है, वो सारी जानकारियां इसमें दी जाती है। हमारे यहाँ निदेशालय में इसके लिए एक सेल बना हुआ है, और वो आपकी मदद करने को हमेशा तत्पर रहता है। इसका उद्देश्य यही है कि रोजगार के अवसर पैदा करना, उद्यमिता विकास करना, पशु उत्पादन में वृद्धि करना, ये सब को गोल लेके भारत सरकार इसमें कितनी कितनी सब्सिडी देती है, वो आगे आपको मैं बताता हूँ। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंदर मुर्गी पालन, भेड़ बकरी पालन, शूकर पालन और चारा उत्पादन, इसके लिए हमने योजनाएं भारत सरकार के गाइडलाइन में चला रखी है। इसमें क्या होता है कि कोई मान लीजिए भेड़ बकरी पालना चाहता है, और वो 100 बकरियां और 5 बकरे रखकर, या 200 बकरी और 10 मेंढे या बकरे रखकर, इसी तरह इसी अनुपात में 500 तक वो बकरियां और भेड़ें रख सकता है, और 25 नर रख के अपना एक फार्म चला सकता है। इसमें क्या है कि अधिकतम अनुदान जो है आपको 50%, या मैक्सिमम आपको भेड़ बकरी के लिए यदि 500 रखता है तो 50 लाख रुपए तक का अनुदान है। 100 रखेगा तो उसको 10 लाख का, और 500 रखेगा तो उसको 50 लाख रुपए तक का अनुदान मिलता है। इसी तरह मुर्गी पालन में भी उसको 25 लाख रुपए तक का अधिकतम अनुदान है, मतलब सब्सिडी है। उसको आप लोग प्रेरित करेंगे, पशुपालकों को बताएंगे, तो वो भी आगे बढ़ेंगे। इसके लिए सारा का सारा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही ये योजना का संचालन होता है। आगे वाले लेक्चरों में आपको उसके बारे में पूरी डिटेल देंगे। इसी तरह शुकर पालन के लिए भी अनुदान मिलता है, 15 से 30 लाख रुपए तक का उसको अनुदान मिल जाता है। चारा उत्पादन के लिए भी उसको अधिकतम 50 लाख रुपए तक का अनुदान। तो ये कैसे करना है, कैसे सॉफ्टवेयर में जाना है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये सारी डिटेल आगे आपको अलग से बताई जाएगी। नेक्स्ट, इसी तरह आप जिस हॉस्पिटल में बैठे हैं, हो सकता है वो पंचायत समिति का कोई एक छोटा कमरा हो, 2 कमरे हो, अपनी खुद की जमीन ना हो, है ना, वो आप महसूस करेंगे। लेकिन धीरे धीरे ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत हम हॉस्पिटलों की बिल्डिंगें बनवा रहे हैं। ये ट्रेंच 24, ट्रेंच 26, ट्रेंच 29, ये अलग अलग फिगर आपको दिखाए हैं कि हमने ट्रेंच 24 में इस वर्ष में इतनी संस्थाओं की बिल्डिंगें बनवाई, कितने करोड़ रुपए खर्च किए, दूसरी वाली में कितनी, और अभी ट्रेंच 29 चल रहा है, 535 हॉस्पिटल की बिल्डिंगें बन रही हैं, प्रोजेक्ट कॉस्ट 123 लाख है। अभी आपको मैं बता दूं, ऐसे ही ट्रेंच 30 की तैयारी चल रही है। ट्रेंच 30 हर साल का एक ट्रेंच होता है, और ट्रेंच के अंदर हमने 1900 हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाने के लिए प्रोजेक्ट हाथ में लिया हुआ है, और ये कार्य अभी हमारा मतलब अंडर प्रोग्रेस है। आप हो सकता है सैंक्शन मिल जाए तो 1900 हॉस्पिटलों की बिल्डिंग सब सेंटर, उसमें से 1600 सब सेंटर है, और 300 हॉस्पिटलों की बिल्डिंग इसमें हमने प्रोजेक्ट में प्रस्तावित कर रखी है। एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग पे अब सब सेंटर की बिल्डिंग बनती है तो 20 लाख रुपए सरकार देती है, और हॉस्पिटल के लिए 40 लाख रुपए देती है। तो ये पुराने रेट जो है उसमें आपको अलग अलग प्राइस एस्केलेट होते हैं, तो अलग अलग आती है। अभी सब सेंटर और हॉस्पिटल के लिए इस तरह की रेट है। नेक्स्ट,
आपका रोल ये रहता है कि आपके पास यदि सरकारी भवन नहीं है तो आप ग्राम पंचायत में सरपंच साहब से मिलके उसके लिए जमीन अलॉट कराएं, पट्टा विभाग के नाम अलॉट करवा लें। सरकार आप जो अपने जिला अधिकारी को लिखें, साहब हमारी बिल्डिंग नहीं बनी है और वो बिल्डिंग के लिए हमारे पास नाम आएगा, पट्टा आएगा विभाग के नाम से, तो हम उसके अंदर आपके ये बिल्डिंग के प्रस्ताव गवर्नमेंट से अप्रूव करवा के बिल्डिंग बनवाते हैं। सबसे जरूरी होती है हमारा नाम, विभाग के नाम, उसकी जमीन भूमि का पट्टा हमारा नाम होना चाहिए, उस पर कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। एक और इसका मैं सीईओ हूँ उसके बारे में बताऊं, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड है ना। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड जो है वो गठन उसका जो है राजस्थान संस्कार रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 के तहत 25 मार्च 1998 में इसका गठन हुआ है। पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे इंडिया में प्रत्येक स्टेट में एक बोर्ड है। राजस्थान में राजस्थान लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड है, तो हरियाणा में हरियाणा लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड है, हर एक स्टेट का, गुजरात में गुजरात लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड है। ये बोर्ड जो है उसका उद्देश्य यही है, हर स्टेट में बनाया गया है कि प्रदेश में आर्थिक महत्व के पशुओं के प्रजनन और उसके विकास के साथ साथ पशुधन उत्पादन और उत्पादकता में सुधार का कार्य करना। अल्टीमेटली गोल तो वही है कि पशुपालक की आय में किस तरह वृद्धि हो, देसी नस्लों को या पशु ब्रीडिंग का कार्य कितना अच्छा बढ़े, उसके लिए ये बोर्ड बना हुआ है। उसके अंदर राष्ट्रीय गोकुल मिशन एक भारत सरकार की योजना है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर हम NAIP, जैसे आपको पता होगा, राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चल रहा है जिसका 4th फेज अभी चल रहा है। और इस योजना में यदि आप NAIP में कोई भी कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं तो पशुपालक से कोई राशि लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको AI करने के बाद में भारत पशुधन ऐप पे इसकी एंट्री करनी होती है, और एंट्री करते हो तो वो जो पैसा पशुपालक से लेते थे वो भारत सरकार हमें देती है। लेकिन आप एंट्री नहीं करोगे तो आपको, हम ये मान लेते हैं कि आपने NAIP में उसको नहीं दर्ज किया है और ये आपने पशुपालक से पैसा लेके किया है, तो उसके फिर आपको 50 रुपए देने पड़ते हैं। तो आप कोशिश करें कि पशुपालक को फ्री में मिले सेवा, और भारत सरकार से हम पैसा वसूल करें। इसी तरह थारपारकर वंशावली चयन परियोजना भी एक चल रही है RLDB के तहत। इसमें थारपारकर नस्ल के अच्छे सांड का चयन हम मिल्क रिकॉर्डिंग के माध्यम से करते हैं। जोधपुर बाड़मेर एरिया की तरफ हमारा ये कार्य चल रहा है और मिल्क रिकॉर्डिंग होती है। मिल्क रिकॉर्डर हमारे पशुधन सहायकी होते हैं। उस मिल्क रिकॉर्डिंग के बाद में अच्छे नस्ल के थारपारकर नस्ल को हम चयन करते हैं, और इंडिया में जहाँ जहाँ सीमन स्टेशन है उन सब सीमन स्टेशन को ये थार के अच्छे बुल, हम सिलेक्टेड बुल देते हैं, और फिर वो AI के लिए सीमन प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। इसी तरह NMBP और मैत्री कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों की स्थापना भी हमारे इससे हुई है। NMBP के अंदर हम उसको स्ट्रेंथन करते हैं, सारे जो इनपुट्स होते हैं उसके लिए। और मैत्री में पशुपालन के लिए कृत्रिम गर्भाधान की ट्रेनिंग देकर हम आदमी तैयार करते हैं, और उनको AI टेक्नीशियंस के रूप में हम, जहाँ पर हमारी संस्था नहीं है वहाँ पर इनको कृत्रिम गर्भाधान के लिए सुविधा उपलब्ध कराते हैं, ताकि कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा का अधिक से अधिक विस्तार हो। इसी तरह भारत सरकार की नई योजना और आई है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ AI इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोल्ड चेन। इसके अंदर जार खरीदते हैं, साइलो देते हैं, अच्छी इनको LN2 सप्लाई के लिए गाड़ी वगैरह सब दी जाती है। ये सब कार्य इसमें रहता है। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिशन उत्कर्ष इन जैसलमेर जिले को आपको मैं बता दूं, मिशन उत्कर्ष में सिलेक्ट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसकी AI, इस जिले की AI नेशनल AI प्रति जिले की नेशनल एवरेज जो आती है AI की, उससे भी कम है। ऐसे ही अन्य स्टेट में भी इन्होंने जहाँ जहाँ AI कम है, अलग अलग जिलों में AI को बढ़ावा देने के लिए योजना चला रखी है। तो मिशन उत्कर्ष के रूप में हम जैसलमेर में हमारे पशु मित्र या मैत्री के माध्यम से अलग अलग AI को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे, जिसमें ब्रीडिंग इंप्रूवमेंट के लिए, इनफर्टिलिटी प्रोग्राम के लिए, AI नेटवर्क पैदा करने के लिए, वो सब चीजें हम इसमें आपको देते हैं। इसी तरह नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन अंतर्गत पशु बीमा योजना ये अभी प्रारंभ होने वाली, भारत सरकार के योगदान से ये बीमा योजना अभी शुरू होगी। नेक्स्ट, आपको जैसे मैंने आपको हिंट दिया था कि पशुपालन विभाग के लिए कितना पैसा आता है। लास्ट ईयर जो है हमारे को, देखो 2 तरह का हेड होते हैं, एक तो प्लान होता है, एक नॉन प्लान होता है।
ये अभी आपके लिए बिल्कुल नया होगा, प्लान और नॉन प्लान। लेकिन आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, हमारी सैलरी वगैरह जो है पुराने जितने इंस्टीट्यूट हैं उन सब की सैलरी तो नॉन प्लान से आती है, बाकी सारी की सारी सैलरी योजनाओं के लिए प्री मेडिसिन का पैसा या और जितना भी खर्चा होता है वो सारा प्लान से खर्च होता है। और लगभग 800 850 करोड़ रुपया लास्ट ईयर हमने लिया था और 800 मतलब लगभग 94% हमने खर्चा कर दिया था। इस वित्तीय वर्ष में हमारे को बजट जो मिला है 834 करोड़ रुपया इसके लिए है। इतना ही लगभग रुपया नॉन प्लान का आता है आपको, इसलिए मैं कह रहा था 1600 1650 करोड़ रुपया हमारा साल का खर्चा होता है इसमें। और केंद्र प्रवर्तित योजना वो योजना होती है जो भारत सरकार के गाइडलाइन से उनके पैसों से चलती है। कई स्कीम्स भारत सरकार की 100% पैसा भारत सरकार देती है, किसी में 60% देती है, 40% स्टेट को लगाना होता है, और किसी किसी योजना में 50% पैसा 50% भारत सरकार देती है, 50% स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो इस तरह की अलग अलग योजनाएं होती हैं और वो योजनाओं में खर्चा आता है। ये भौतिक प्रगति बताई है अब साल में कितना कार्य हम करते हैं, ये अगस्त तक की प्रोग्रेस है कि हमने अभी इस वित्तीय वर्ष में हम कितना काम कर लिया। नेक्स्ट, ये पदों की स्थिति है, आपको सैन साहब ने बताई थी, इतने पद अभी रिक्त हैं। अभी कुछ भर्ती हुई है तो हमारा कुछ फिगर चेंज हुआ है, लेकिन अभी भी हमारे पदों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। हमारे रिक्त पदों को भरने के हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। लगभग 2041 के करीब हम एलएसए की भर्ती और लगभग 1100 पद हम वीओ के फिर भरने की कार्रवाई में हैं। आगे, इस सरकार की बजट घोषणाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए सरकार आगे और क्या करने जा रही है। ये परिलक्ष्य करता है कि आप सरकार पशुपालन के लिए कितना इंटरेस्ट ले रही है और हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो बिना दिशा के हम चलेंगे तो हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये एक सरकार का गोल है, सरकार का सोच है कि हम विभाग को कहां से कहां लेके जाएं। पैसे की कमी हमेशा रहती है, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उस अवेलेबल रिसोर्सेज से हम कैसे मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हैं, उसके लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। इस सरकार की बजट घोषणा में 250 करोड़ रुपए का पशु कल्याण कोष की स्थापना करने जा रही है सरकार। पहली बार ही होगा कि कोई कोष बनेगा। कभी कोई मान लो ऐसी लंपी जैसी बीमारी आती है, एंथ्रेक्स आता है या और कोई बीमारी आती है या कोई इमीडिएट हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये पशु कल्याण कोष हमारे पास एक कोष रहेगा जिसमें से हम पैसा निकाल के खर्च कर सकेंगे। इसी तरह पशु बीमा योजना भी पाइपलाइन में है और पशु चिकित्सा संस्थाएं खोलना, जैसे आपको मैंने बताया 500 नई सेंटर खुलेंगे इस बार, 2-3 महीने में खुल जाएंगे। 100 उपकेंद्रों को हॉस्पिटल में क्रमोन्नत करेंगे, 50 हॉस्पिटल को प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत करेंगे और 25 हॉस्पिटल को हम पॉलीक्लिनिक में कन्वर्ट करेंगे। ये 1-2 महीने में ही सारे हो जाएंगे। और चरणबद्ध रूप से जिले में पशु मेलों का विस्तार भी किया जाएगा। अभी क्या है कि 7 जिलों में 10 मेले लगते हैं, फिर हम हर जिले में एक मेला चरणबद्ध रूप से प्रस्तावित कर रहे हैं कि ये विपणन का एक अच्छा स्रोत है पशुओं को खरीद बेचान करने के लिए। तो वहां पर हम पशु मेलों के लिए और राज्य स्तरीय पशु मेले के अलावा जिला स्तर पर या जिले में जहां पर भी स्कोप हो करने के लिए हम जा रहे हैं, करने जाएंगे। पशु चिकित्सा अधिकारी और पशुधन सहायकों की नियमित भर्ती करेंगे। 525 पशुधन सहायक और 125 डॉक्टरों की नए पद इन्होंने मतलब करने के लिए घोषणा करी है। और सेक्स सॉर्टेड सीमेंट से कृत्रिम गर्भाधान करने का अभी शीघ्र ही चालू होने वाला है। और वित्तीय स्वीकृति हमें मिल चुकी है। 2 लाख पशुपालकों को सेक्स सॉर्टेड सीमेंट से एआई का वो करेंगे। तो सबसे पहले हम हॉस्पिटल्स में ही सेक्स सॉर्टेड सीमेंट उपलब्ध करवाएंगे और ये धीरे धीरे फिर अपने सब सेंटरों पे और सब जगह उसको बढ़ा देंगे। पशुपालन विभाग में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान इस वित्तीय वर्ष में सरकार ने किया है। आधारभूत सुविधाएं वो होती है जैसे कि आपके हॉस्पिटल में आप कहेंगे ऐसा कुर्सी नहीं है, टेबल नहीं है, अलमारी नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वो सब हमें पता है ना। सरकार ने इसी के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट रखा है ताकि आपको उपकरण मिल सके, सीजर, फोर्सेप्स, छोटी छोटी चीजें आपको मिल सके, शीट, स्लीव्स, जार, ट्रेविस, ये सब चीजें आपको उपलब्ध हो सके, फर्नीचर मिल सके, आपकी बिल्डिंग बन सके, आपकी बिल्डिंग में मरम्मत कार्य है तो मरम्मत कार्य करवा सके। इसके लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया हुआ है। इसी तरह ऊंट विकास
एवं संरक्षण के लिए ऊंट विकास मिशन, जैसे मैंने आपको बताया था, उसकी स्थापना हो रही है। तो ऊंटों के लिए अलग से ही संरक्षण की नीति होगी। हम उस नीति के तहत, मिशन के तहत काम करेंगे। तो ऊंट पालकों को उनके रोजगार से जोड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि अधिक से अधिक रोजगार उनको मिलेगा, तो वो ऊंटों को रखना शुरू करेंगे, ऊंटों को छोड़ेंगे नहीं, ऊंट पालन करते रहेंगे। इसीलिए ऊंट प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार, जो पिछली सरकार 10,000 रुपए 1 वर्ष के देती थी ऊंटनी के जोड़ियों पैदा होने पर, अब उस राशि को भी 20,000 कर दिया है। तो ये सब बजट घोषणाएं इस सरकार की है। तो आपको काफी सूचनाएं मैंने बहुत जल्दी जल्दी में दी है, और कभी कोई और आवश्यकता हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, या किसी तरह की जानकारी लेना चाहें, या कभी जयपुर आएँ तो मिल भी सकते हैं। और मैं आपसे अपेक्षा यही रखता हूँ कि आगे वाले हमारे सेक्रेटरी साहब ने, डायरेक्टर साहब ने, या एडिशनल साहब ने जो भी आपको वो किया है, आज संबोधित किया है, आपसे अपेक्षाएं रखी हैं, वो सभी अपेक्षाएं आप पूरी करेंगे। और निश्चित रूप से हम पशुपालन में आगे बढ़कर काम करेंगे। पशुधन उत्पादन में वृद्धि होगी, पशुपालक की आय में वृद्धि होगी। हमारा गोल जो है, वो गोल हम पहुंच पाएंगे। तो मेरा अब सभी से यही निवेदन है कि आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे, आपका पास प्रेजेंटेशन की कॉपी है ना, और भी कोई चीजों की जरूरत पड़ेगी तो हम देते रहेंगे। जो आपको हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया है, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम के अलावा भी हम कोशिश करेंगे कि ऐसे कुछ लेक्चर जो आप लोगों की नीड बेस्ड हैं, रह गए हैं, तो उनको भी हम जोड़ेंगे, है ना। तो मेरी आपको सभी को शुभकामनाएं। विभाग के लिए आप एसेट रहेंगे, आगे वाले कई सालों तक। हम लोग रिटायर हो जाएंगे, लेकिन आपको आगे संभालना है, तो आगे बढ़कर, है ना, इसको पूरा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।